नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी इंस्टीट्यूट क्लासेस में। अभिनंदन है। और सभी को जैसा कि पता है, मैंने टेलीग्राम पर सूचना दी थी। कल की क्लास जो थी उसमें 39 क्वेश्चन के बाद किसी कारणवश जो है वो एकदम टेक्निकल दिक्कत से पूरी वो आवाज़ ही नहीं थी। अब चाहे उसको अपलोड करो तो कहीं ना कहीं वो, आप जानते हैं कि आप लोग तो सब समझदार हैं और रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आप जानते हैं चलो कोई दिक्कत होगी। लेकिन जो एकदम नए स्टूडेंट आते हैं ना, उनके लिए लगता है कि क्या है, एकदम टाइम पास कर रहा है। तो इसलिए ऐसी क्लास अपलोड भी नहीं कर सकते थे। फिर भी जो कारक की क्लास मैंने आपको दी थी वो ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग थी और बहुत ही बढ़िया क्लास थी। उसमें कारक को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर किया गया है। अगर आपको एक आप जो अगर ये इस तरीके से देखोगे ना, जैसे आगे फॉरवर्ड करके स्पीड से, तब ये टॉपिक समझ नहीं आते हैं। आप चाहते हो शॉर्टकट में सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं पार पड़ेगी। जो अब शब्द शक्ति टॉपिक करवाने वाला हूँ, आज करवा दूं, आज रिकॉर्ड करूंगा तो कल अपलोड कर दूंगा। तो शब्द शक्ति भी अगर आप मान लो स्पीड से करके देखते हो तो मत देखना, फिर कोई मतलब नहीं है। आप टॉपिक को ढंग से देखो साहब, इस तरह से समझ नहीं आते। ये पेपर जो है ये वो पेपर है जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे सूचना दी थी, आप सभी लोग जानते भी हैं। क्या सूचना दी थी? 2305 नंबर कोड का ऑफलाइन पेपर है ये। ठीक है। तो इस पेपर की खास बात क्या है? इस पेपर की खास बात यह है कि अभी जो सीईटी का आपका पेपर हुआ था, उस सीईटी में लगभग इसी पेपर में से 3-4 क्वेश्चन आए थे। और जो 4-5 पेपर हुए हैं उनमें से इस पेपर में से काफी क्वेश्चन करंट जीके के भी आए हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मुझे स्टूडेंट्स ही सूचना देते हैं कि सर आपके इस पेपर से ये क्वेश्चन देखो आए हुए हैं। तो सर एज इट इज आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे मूल्यांकन आपका नहीं, इससे मूल्यांकन हमारा होता है कि हम जो पेपर बना रहे हैं वो स्तरीय है। वो पेपर क्या है? स्तरीय है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अब जैसा कि मैं क्लास दोबारा रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लास को एकदम घास काट दूंगा। बहुत बढ़िया पेपर है और मैं बहुत बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायको। आप तैयार रहें और थोड़ा सा एक्टिव रहें। जल्दबाजी ना करें, लेकिन एकाग्रता पूरी रखें, जिससे क्या है कि हमारा कम समय में पेपर पूरा होगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने कि जब जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है तो उस वक्त जो मिट्टी है वो किस प्रकार की हो जाती है? जल में जब सोडियम कार्बोनेट जब मिलता है तो मिट्टी जो है वो किस प्रकार की हो जाती है? वो लवणीय हो जाती है, वो क्षारीय हो जाती है, वो उर्वर हो जाती है, और सभी हो। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? आप जानते भी हैं कि ये प्रश्न तो मैंने कल टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा क्षारीय। कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। मिट्टी कैसी हो जाती है? किस प्रकार की हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। अब मान लो इसी में से एक प्रश्न और निकालें कि जो क्षारीय मिट्टी होती है उसका उपचार करने के लिए किसकी सहायता ली जाए। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो क्षारीय मिट्टी को की सहायता, मतलब उसके जो क्षारीय है उसको उपचार करना हो तो आपको सर्वाधिक सहयोगी जो रहता है वो जिप्सम रहता है। जहां तक मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा, ये जिप्सम रहता है। ठीक है। हाँ, इसके क्या दिक्कत हो गई? ओके, सही है। देखना पड़ेगा। वो कहता है ना कि बाधाएं जो है मेरे पीछे नहा धोकर पड़ी है। बिल्कुल, मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ। मतलब कहता है ना कि हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है, वैसे मेरे तो नहा धो के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन हार नहीं माननी है। चलिए, तो अगला ही प्रश्न आप देखेंगे तो क्लियर समझ आ गई। ये होती है क्षारीय, और क्षारीय का उपचार करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जिप्सम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो लवणीय मिट्टी है, राजस्थान में जो लवणीय मिट्टी है उसका सर्वाधिक जो प्रसार है वो कहां पर है? तो ये एक बहुत टिपिकल प्रश्न है। ठीक है। और एक तरह से विवादित भी है। ठीक है। विवादित कैसे है, टिपिकल कैसे है, मैं डाउट वाला कैसे बता दूं। ये जो शब्द आया है सर्वाधिक प्रसार, इससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा प्रश्न का जो है स्तर चेंज हो जाता है। देखिए, सर्वाधिक प्रसार देखा जाए, हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई पहले तो ये लवणीय मिट्टी कहां कहां होती है। तो लवणीय मिट्टी गंगानगर में होती है, लवणीय मिट्टी हनुमानगढ़ में होती है, आप जानते हैं जैसा कि। अब आप कहेंगे सर लवणीय मिट्टी जालौर में भी होती है, लवणीय मिट्टी बाड़मेर में भी होती है। इसी तरह से लवणीय मिट्टी जो है वो भरतपुर में भी होती है, लवणीय मिट्टी जो है वो कोटा में भी पाई होती है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, बाड़मेर, भरतपुर और कोटा का क्षेत्र भी लवणीय मिट्टी में शामिल है। अब बात आती है सर्वाधिक प्रसार कहां है। तो हम किताबों में एक लाइन और पढ़ते हैं कि सर्वाधिक प्रसार जो है वो जालोर और बाड़मेर में है। सर्वाधिक जो देखा जाए तो वो जालोर और बाड़मेर क्षेत्र मान जाता है। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कम नहीं है। तो हिसाब से तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ए और बी होना चाहिए। तो इस टाइप में अगर ऑप्शन आते हैं तो या तो वो डिलीट होता है प्रश्न, या फिर उसका उत्तर चारों ही माना जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न देना जरूरी है,
ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया रहे कि सर आपने जालोर बाड़मेर कैसे मान लिया, इसमें भी तो होती है। तो इसकी मैंने व्याख्या की है कि सर्वाधिक अगर देखा जाए इन चार में भी सर्वाधिक कहां, तो ये दो जिले जो हैं वो एकदम सर्वाधिक वाले हैं। ठीक है, वो एक दो जिले जो हैं वो सर्वाधिक वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तीसरा, इनसेप्टिसोल्स जो मिट्टियां हैं, इनसेप्टिसोल्स जो मिट्टियां हैं वो पाई जाती है, वो कहां पर पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर, सिरोही, पाली, राजसमंद या उदयपुर। यहां इनमें से इंसेप्टिसोल्स जो मिट्टियां हैं वो कहां पाई जाती है? इसमें किस प्रकार की, मतलब ये अर्धशुष्क जलवायु होती है वहां होती है या नहीं होती है, वो आगे की बात है। लेकिन ये मिट्टी जो है वो कहां पाई जाती है, आपको तो इसका उत्तर देना है, और इसका उत्तर आपने दे दिया होगा, सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि मृदा अपरदन का कारण नहीं है, इनमें से एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। मृदा अपरदन जो होता है वो क्यों होता है, उसका कारण नहीं है। बताओ, देखिए वो कौन सा कारण नहीं है? तो वनों का कटाव जो है वो तो इसका कारण होता ही होता है, आप जानते हैं। अंधाधुंध जो कटाई है वो भी इसका एक कारण होता ही होता है। लेकिन वर्षा की जो अल्पता एवं अनिश्चितता है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है, जबकि वालरा कृषि भी इसके अंतर्गत आता है, मृदा अपरदन के कारणों के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो अम्लीय तथा क्षारीय होने की प्रक्रिया है। क्या है? मतलब अम्लीय भी है तथा क्षारीय भी है, होने की प्रक्रिया है। इसमें ऊपरी सतह से नीचे की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव होता है, जल प्रवाह होता है, नीचे से ऊपर की ओर कोशिका। कब ये क्षारीय होने की प्रक्रिया जो है उसका कारण क्या है? कब होती है ये क्षारीय या अम्लीय, कब होती है? क्या परिवर्तन आता है उसमें, या अपलक्षण बताएं, देखें क्या होता है, आपने अगर पढ़ रखा हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इनको सुमेलित करना है, इनका मिलान करना है। उषा शर्मा, संजय कुमार छोत्रिय, डीबी गुप्ता, रेहाना रियाज चिश्ती, इनका जब आप मिलान करोगे तो फटाफट कॉपी पेन आप लेके बैठे होंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, कुछ बढ़िया चीज मिल जाती है ना। बताओ, देखें इनका मिलान कीजिए, आप मिलान करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, बताओ। तो आप अगर इसमें एक ही जानते हो कि संजय कुमार छोत्रिय अध्यक्ष आरपीएससी हैं, बोला है या नहीं है? उषा शर्मा मुख्य सचिव है या नहीं है? बोला है गुरुजी। डीबी गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त है या नहीं है? बोला गुरुजी है। रेहाना रियाज चिश्ती राज्य महिला आयोग है या नहीं? यानी ये जिसके सामने जो लिखा हुआ है उसी के हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 ये इसका जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? ये इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मृदा अपरदन को कहा जाता है, मतलब मृदा अपरदन नहीं, मृदा अध्ययन को कहा जाता है। मृदा अध्ययन, जो मिट्टी का अध्ययन है उसे किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोग्राफी है, पेडोलॉजी है, सैलोनोलॉजी या फिर सेरिकल्चर? तो आप जानते हैं इसका उत्तर आपने दे दिया होगा, पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। सुमेलित कीजिए, बांसवाड़ा, टोंक, भरतपुर, झुंझुनू, भूरी मिट्टी, बलुई, मध्यम, काली, नवीन। अब इनको आपको मैच करवाना है, और आप जब मैच करवाओगे तो आपको इसका सही उत्तर भी मिल जाएगा। बताओ, देखिए कौन सा इसका सही उत्तर है? देखो सिंपल सी बात है, ये रहा। बांसवाड़ा में मध्यम काली है, टोंक में नवीन कांप मिट्टी है 3 4, भरतपुर में भूरी मिट्टी है 1, झुंझुनू में बलुई मिट्टी है। तो आप बाकी किसी को कोई पता हो ना हो, झुंझुनू, बलुई और बांसवाड़ा मध्यम काली ये सबको याद है जो तैयारी कर रहा है उसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला कृषि बजट पेश किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राज्य का पहला कृषि बजट जो है, अब देखिए बजट आने की तैयारी है और कल या परसों में ही बजट आने वाला है। युवाओं को कौन सी नई भर्तियां मिलने वाली है उस पर हमारी निगाहें टिकी हुई है, और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसीज हो चुकी है उनमें क्या पद बढ़ने की संभावना है या नहीं है, अभी तक एक बंद पेटी में है। बजट जो कि एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है थैला। देखते हैं इस थैले में इस बार क्या आता है। तो ये कृषि बजट जब पेश किया गया था 23 फरवरी 2022 को किया गया था। कब किया गया था? 23 फरवरी 2022। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक गहलोत, सुरेंद्र राठौड़, महादेव सिंह खंडेला या फिर भूपेंद्र शर्मा। अब कहीं ना कहीं आपको दिमाग में अशोक गहलोत तो नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? महादेव सिंह खंडेला।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राज्य का प्रथम जैविक गांव कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ऐसे प्रश्नों पर कभी भी समय वेस्ट नहीं करता हूं। ठीक है, देखो अगर मैं 150 क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं उस हिसाब से चलूंगा। और कई जैसे कल कमेंट करे, सर सर ना क्या है, अब तो आप तो बच्चों की तरह एक के बाद एक उत्तर बता देते हो। अच्छा, बच्चे की तरह बता देता हूँ, बच्चे बता सकते हैं क्या? चलो तो फिर बच्चों से ही पढ़ लो, एक काम करो, है ना। कैसे बेहुदा टाइम निकालते हो आप, समझ नहीं आता कुछ ऐसे। और एक वो कल मेरा भाई मेरा कमेंट कर रहा है कि गुरुजी आप तो सेट की तैयारी के चक्कर में रीट छोड़ के भाग गए। अरे यार शर्म आनी चाहिए यार, है ना। मतलब मैं आपको प्रॉब्लम जो थी वो शेयर कर दी थी मैंने टेलीग्राम पर। 2 घंटे यहाँ खड़े रहकर क्लास रिकॉर्ड करने के बाद उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। सोचो तुम्हारे लिए दोबारा क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो भाग गए। मतलब ऐसे बात करते हो। मैंने आपसे कभी कोई मांगा क्या कि इसका 1 रुपया दो, 5 रुपया दो, है? आपको निशुल्क सेवा दे रहा हूँ और बढ़िया से बढ़िया हिंदी से थोड़ा जीके में भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। सोचा कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए उस एक दिन के लिए। कौन सा दिन वो, कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस उत्सव मनाया जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर उत्सव मनेगा, खुशियां तुम्हारे घर के अंदर आएगी। अपने तो बस एक सुकून मिलेगा कि चलो इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, पढ़ने वाला था। बात करते हैं यार, थोड़ा सा सोचा करो बोलने से पहले। शब्द भगवान ने ये जो अजीब दिया, खाली चलाउण वास्ते थोड़ी दिए, इनमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। प्रथम जैविक गांव है दादिया। राज्य का प्रथम जैविक गांव कौन सा है? दादिया। हाँ, मेरे से कोई गलती हो जाती है कोई क्वेश्चन में जल्दबाजी में, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अपनी गलती हमेशा एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना। अब नाबार्ड की स्थापना की जब बात आती है तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और नाबार्ड है, जो भी ये उद्योग धंधे पढ़ते हैं तब अपन जो संस्थाएं हैं उनको पढ़ते हैं। तो अब जानते हैं, हम रट लेते हैं कि साहब 82 है, तो 82 है इसका मतलब ये तो नहीं होगा। चलो बात आई 3 पर, ठीक है। फिर हमारे दिमाग में आता है कि साहब 82 तो है और महीना 7वां है, तो चलो इसका मतलब ये होगा कि ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब बात आ जाती है डेट पे कि या तो 10 है और या फिर क्या है, 12 है। इनमें से या तो 10 है और या फिर 12 है। तो अब इनमें से एक सेकंड, हाँ जी, बीच में कोई डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है। तो देखिए 7 और 7 में देखिए फिर आती है डेट पे बात। अक्सर हम लोग क्या करते हैं याद करते समय, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सन पे फोकस कर लेते हैं कि 82 नाबार्ड बार्ड, है ना। लेकिन आप देखिए नाबार्ड 82 और 12, 82 12 दोनों साथ साथ आएंगे, 12 7 82। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 7 82। नेक्स्ट है केशुवास कहां है? केशुवास एक जगह है या फिर क्या है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। केशुवास क्या है, तो सॉरी केशुवास कहां है, प्रश्न ये है हमारे सामने, केशुवास कहां है? तो ये है अपने बीकानेर में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है हमें ये पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो गलत है या सही है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा, अब तक हमारे पास समय है उसका सदुपयोग कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मक्का की किस्म नहीं है, तो माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट। ठीक है, बताएं कौन सी किस्म नहीं है। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक समय तो बहुत आते थे, हमेशा पता रहता था कि भाई 1% तो इसमें किस्मों में से पूछेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है, जिससे माही सुगंध नहीं है। लेकिन आपको माही सुगंध नहीं है ये तो ठीक है, माही सुगंध है किसकी, चावल की है या नहीं है, ये भी पता करना चाहिए। बात करते हैं सुमेलित नहीं है, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, मोनोकल्चर, मलबरी की कृषि, सिल्वीकल्चर, वनों का विकास और प्रबंधन, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल आपको अब तक आंसर मिल चुका होगा और वो आंसर है इसका मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मलबरी की कृषि नहीं है, बल्कि इसमें होता है कि एक समय में एक ही फसल जो है वो बोई जाती है, उसी प्रकार मोनोकल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीली क्रांति के जनक कौन है? निपुंख, तुतेज, अरुण कृष्णन, सैम पित्रोदा या स्वामीनाथन? गारंटेड बोल रहा हूं, जिसने नहीं पढ़ रखा वो स्वामीनाथन की ओर जाएगा, लेकिन स्वामीनाथन की ओर जाते ही प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बताओ देखें कौन है। स्वामीनाथन की ओर जाते ही प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही उत्तर दे दिया, बहुत से साथियों ने, अरुण कृष्णन। नेक्स्ट है, ब्लैक आर्म रोग किस फसल का है? ब्लैक आर्म रोग किस फसल का है? आज जब वो कहता है ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मैं बार बार देख रहा हूं कि हाँ आवाज चल रही है सामने, दिखाई दे रही है, कल ध्यान नहीं दिया था। तो ब्लैक आर्म रोग जो है वो किस फसल का है? कपास, नींबू, भिंडी या अलसी? तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है और वो उत्तर है कपास, वो उत्तर है कपास। नेक्स्ट, साथू गांव में किस जो लोक देवता का मंदिर है? एक समय था जब प्रश्न पूछा जाता था कि लोक देवता कहाँ से संबंधित है। ठीक है, ऊंटों के देवता कौन से हैं, इसके देवता कौन से हैं। धीरे धीरे पूछा जाने लगा किस जिले में इनका मंदिर है, फिर पूछा जाने लगा किस गांव में इसका मंदिर है। आजकल गांव का नाम देकर पूछ लेते हैं कि इस गांव में कौन से देव। ये बहुत पेपर
क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, लोक देवता। बस आप यूं मान लो दिमाग में कि उसी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछने का प्रयास किया जा रहा है और तुम लोग घबरा रहे हो। एक कमेंट आया था, मैं उस कमेंट पे बात कर देता हूं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ घबरा रहे हो, आप लोग घबरा रहे हो, आप लोग जो थोड़ा सा क्या है, मूल्यांकन नहीं करते, डरता बेचारा बच्चा क्या करे। बच्चा चारों तरफ हाथ पांव मारता है, जो भी क्वेश्चन सामने आते हैं वो अटेंड कर लेता है। ये नहीं, आप कम से कम इतना मूल्यांकन जरूर करो कि कौन आप पर मेहनत कर रहा है उसको फोकस करो। हो सकता है उसमें गलतियां हो, मेरे में रही है, मेरे मैनेजमेंट में कमी रही है, क्योंकि मैं अकेला नहीं संभाल पाया। ठीक है, इससे बच्चे थोड़े से मेरे से नाराज रहे थे, लेकिन लेकिन एक बात बताता हूं, जैसे अभी मैं जब कल आ रहा था तो मुझे एक लेवल फर्स्ट का मेरा स्टूडेंट मिला, जो अपने स्टूडेंट है, तो उसने एक बात बोली थी कि सर मेरे पहले तो 133 सही आए थे, लेकिन इस बार सर मैं 110 से आगे नहीं बढ़ रहा। और यही आपके साथ हो रहा है, आप इस पेपर को दे रहे हो, आपके साथ भी 110 115 यहीं पर आप रह रहे हो। ठीक है, फिर वो कौन लोग हैं, कहां से आते हैं वो लोग जो बोल रहे हैं सर आप पेपर बहुत सरल बना रहे हो? जब तुम 110 115 से आगे नहीं बढ़ रहे हो तो फिर पेपर सरल कैसे बना रहे हो, ये कैसे बोल रहे हो? इसका मतलब वो तो कोई ना कोई अपने को डाइवर्ट करने के लिए आ रहे हैं, ध्यान रखें। अब बात है, मैंने उसे भी यही समझाया और आप लोगों को भी यही समझा रहा हूं कि 110 एक क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसको छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, 2 मिनट आपके लूंगा। देखिए, आपको एक बात और बता दूं, आज की डेट में 2 क्लासेस आ रही हैं। एक ये पेपर अभी 4 बजे अपलोड होगा। कब अपलोड होगा? 4 बजे आप देखेंगे, आपको अपलोड होगा, टेलीग्राम पे सूचना मिल जाएगी। एक पेपर रात को और अपलोड होगा। एक दिन में 2 पेपर दे रहा हूं, याद रखना, आपके लिए समर्पित हूं, समर्पित था और समर्पित रहूंगा। तो मैं 2 मिनट आपके लूंगा। तो मैं आपको छोटा सा बताता हूं, 2016 का वाक्य, 2016 का वाक्य, मैं वही एग्जांपल देता हूं जो मेरे खुद पे अप्लाई किए हुए और खुद सक्सेस हुआ हूं। आगे देखिए, 2016 की भर्ती और 17 में जब पेपर था 21 अप्रैल को। कब था? 21 अप्रैल को। मैं जैसा कि बताता हूं, मैंने सिर्फ 1 महीने जीके पढ़ा था, मात्र 1 महीने पढ़ा था, लेकिन साहब जी जान से पढ़ा था, दिलो जान से पढ़ा था, बहुत जबरदस्त पढ़ा था। 21 अप्रैल को पेपर था। फाइनल पेपर कब था? 21 अप्रैल को। लगभग 11 अप्रैल के आसपास, 11 अप्रैल के आसपास 3 जिलों में एक पेपर हुआ था। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कौन किसने करवाया क्या करवाया वो नहीं। 3 जिलों में एक पेपर था। उस पेपर को मैंने भी दिया था। मैंने कहा चलो अपन भी देखते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं। अपने मन में आती भी है, जब साथ वाले सारे दे रहे होते हैं ना, तो आप कहीं रेड रेस ज्वाइन कर रखी भेड़ चाल, एक भेड़ कुएं में पड़ी तो आप भी सगड़ा पड़सा अपन ठेको ले उड़ो है, तो कहीं करिया मैं भी ज्वाइन करियो, पेपर ज्वाइन करियो। पेपर देना पड़े, पॉलिथीन में आयो बकायदा, पॉलिथीन खोली, पॉलिथीन खोल, पेपर निकालो, पेपर निकाल के पेपर देखो। तो भी मैं पहलो पर्सन इकाई दे उड़ो कि मारवाड़ चित्रकला से संबंधित निम्न में से कौन से चित्रकार हैं, कौन सा जोड़ा। तो उसमें जैसे ए ऑप्शन था, उसमें लगभग 8 चित्रकारों के नाम, बी ऑप्शन में भी 8 चित्रकार, सी में भी 8 चित्रकार। यार 3 चित्रकार होते हैं, 4 होते हैं, 8 8 चित्रकार। क्या वो पेपर स्तरीय था? वो प्रश्न स्तरीय था? बिल्कुल नहीं था। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार जानबूझ के कठिन बनाया है पेपर को। क्या दिमाग में आया? जानबूझ के कठिन। मैं उस पेपर को देख के घबराया नहीं। चलिए आगे, कोई बात नहीं, पेपर दिया, कंप्लीट किया। एक के बाद एक प्रश्न मुझे नहीं आ रहा था। मैंने क्या बोला? एक के बाद एक प्रश्न मुझे नहीं आ रहा था। 11 अप्रैल को पेपर हुआ, 15 अप्रैल को लिस्ट लगी। उस लिस्ट में बहुत से हजारों स्टूडेंट थे, उसमें मेरी रैंक बहुत पीछे थी। जबकि मैं वहां पे जो बाकी टेस्ट देता था, तो जो मेरे कोई मित्र बंधु कोई साथी देख रहा हो, तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं हमेशा टॉप 3 में रहता था, टॉप 3 में रहता था। ठीक है, हम 3 जने टेस्ट में रहते थे। तो वो बंदा कहां पर रहा उस टेस्ट में? वो बंदा रहा, उसके टोटल मेरे क्वेश्चन सही हुए थे शायद 35 प्रश्न। कितने? काट कुटा के 35 प्रश्न। अब बताओ, 11 अप्रैल को टेस्ट हुआ, 15 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, 35 प्रश्न सही हुए, यानी टोटल 200 में से 70 नंबर बन रहे हैं, और 21 अप्रैल को फाइनल पेपर है। अब बताओ मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब मनोबल भयंकर रूप से गिर जाता है। लिस्ट देख के मेरे दिमाग में मनोबल गिरने वाली बात नहीं आई, बल्कि ये चीज आई कि यार ये कोई फाइनल पेपर थोड़ी है, और मतलब इस तरह का पेपर थोड़ी बनता है। पेपर का एक लेवल होता है, मतलब ठीक है आपके 2 4 क्वेश्चन गलत हो जाएं वो डाउट नहीं है, लेकिन पेपर आप प्रश्न ऐसे दे रहे हो, मतलब जैसे बच्चों को जानबूझ के डिमोरलाइज करना है। नहीं, ये तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब एक्सवाइजेड क्या बनाने वाले के दिमाग में क्या चलती है? साहब 21 अप्रैल को पेपर हुआ, हाँ उसके बाद थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत जरूर हुई। मैं अब क्या बता रहा हूं, मुझे दिक्कत जरूर हुई, लेकिन दिमाग में एक चीज बैठाई। मैंने कहा नहीं, उस दौरान मैंने एक पेपर और दिया। क्या बोल रहा हूं मैं? उस दौरान मैंने एक पेपर और दिया। उस पेपर को मुझे लगा पीछे का कोई पेपर निकाला, और उस पेपर को निकाल के, और मैंने 5 पेपर के क्वेश्चन मिक्स, जो मेरे भाई साहब थे ग्रेड 3 लगे हुए हैं, टीचर हैं, उन्होंने कहा कि एक पेपर मैं बना के देता हूं। उन्होंने पेपर बना के दिया, उसमें मेरे 76 राइट हुए। कितने राइट हुए? 76। अब मैं इसको आधार मानूं या इसको आधार मानूं?
और हुआ भी यही, फाइनल पेपर हुआ, मेरे 60 प्लस क्वेश्चन जो है वो राइट थे, पेपर टफ था लेकिन फिर भी 60 प्लस क्वेश्चन राइट थे। सेम सिचुएशन बता रहा हूं आप लोगों के, अगर 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 105 8 सही हो रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये सोचो कह रहे यार चलो गलती होगी, ये गलती फटाफट सुधार लेता हूं, समय पड़ा है अभी तक, सुधारने का प्रयास कीजिए अभी आप, घबराने का नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराने का। आज एक कमेंट देखा है मैंने, आज ही देखा है, बोला सर ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ कुछ नहीं। मैंने क्या कहा, एक एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक रिलैक्स होकर पढ़ते रहो जो पढ़ा रहा हूं। आप कोई भी क्लास देखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी क्लास जब भी हो रही है उसको फॉलो करना, आपको फायदा होगा होगा होगा, गारंटेड बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, घबराने की जरूरत ही नहीं है, एकदम नरेंद्र दान आपके साथ में है और आपका मनोबल जो है वो गिरने नहीं देगा। हम उत्सव मनाएंगे, मतलब मनाएंगे, दैट्स इट, क्लियर बात है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं साथू गांव में जो है वो किस देवता का जन्म हुआ था, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो जन्म हुआ था, किसका हुआ था, फत्ता जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है फत्ता जी का। अब ये है, ये 2020 21 2021 22 में राजस्थान का कुल खाद्यान्न क्रमशः क्या है, आपके सामने प्रश्न है। मैं हमेशा भी बोलता हूं जैसा कि 150 में से 20 प्रश्न होते हैं ना, वो 20 प्रश्न नहीं होते, वो 20 हाबू होते हैं। क्या होते हैं, 20 हाबू। बचपन से अपने को डराया जाता है, और बार मत जा, बार बार जाती हाबू आ जा लो, ओ हाबू केड़ो हुआ, आज तक कोई कौन देखो, मैं थाने बता रही हूं, ओ हाबू एड़ो हुआ है। 150 में से 20 प्रश्न होते हैं, बे हाबू हुआ है, कहीं हुआ है हाबू, बे अपन डरावे, और बे डराता डराता कहीं करे अपन लाड़ला 130 प्रश्न और हुआ है ना, बे 130 प्रश्न जिका हुआ है नहीं, बाने भी कहीं कर दे खराब कर दे, तो थाने कहीं करना है, ई 150 में जिका 20 हाबू है नहीं, ई हाबुआ डरनो को नहीं है, ई हाबुआ डरिया ना तो मारे जाऊला, ई हाबुआन दूर ही रहनो, ई हाबुआन दूर बाड़ो, परिया बाड़ो, ई हाबुआ ने, ई हाबुआ नेड़ो ही कौन जानो है, ई हाबुआ नेड़ो मत जाया, थाना 130 प्रश्न कठे कौन जाओ, बात इतनी सी सिंपल सी बात है। तो 150 में जगह 20 हाबू है नहीं, बामू एक हाबू ओ है, एड़ा पर्सन आवे नहीं, बान लगभग नहीं, अगर याद करोड़ा, डाटा क्लियर याद नहीं करोड़ा, छोड़ दो। तो अब मन की आवे वो पर्सन, क्योंकि मैं पर्सन बनायो बी टाइम में देख लियो उत्तर, तो मन आवे, और मार पर डरो नहीं होता तो मन ही कौन आतो, तो क्लियर बात है, एड़ा पर्सन हम कभी तुक्का कौन लगे बोलो। 269.09 लाख टन, 225.20 लाख टन, ये है राजस्थान का कुल खाद्यान्न क्रमशः 2020-21 व 2021-22। समझ गए बात, तो ये एक हब्बू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा है, पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश लिखने वाला हा अपने आशिया मोड़ जी, कौन हा, आशिया मोड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चला, देखो, गोरखनाथ व गजनवी के समकालीन थे, मतलब गोरखनाथ गजनवी के समकालीन थे। अब कहीं याद करने की जरूरत, मैं बहुत तगड़ा बता दूं, देखो, ओ ग और ओ ग, तीनों ही ग ग ग है, गोरखनाथ गजनवी गोगा जी, बात ही खत्म, जिंदगी में कौन भूलो, गोरखनाथ गजनवी और गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चला, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी, तेजा जी। तो अर्जुन जी का वंशज है, अर्जुन का वंशज कौन है, देखो बताओ, देखें, आप बता दियो, अर्जुन रा वंशज, वंशजार में हा अजमाल जी बाद में रामदेव जी, ठीक है। तो रामदेव जी हा अर्जुन रा वंशज माने जावे। प्रतिमा के स्थान पर ईंटा, प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की जो पूजा की जाती है, ये कहां पर की जाती है, बताओ देखें। प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा, रामदेव जी कौन गर्जे था, सबने ठाए, देवनारायण जी, मामा देव या भूरिया बाबा। अब थे इन दो में कंफ्यूज हो, बी और सी में, और बताओ देखें की पूजा करी जावे। बिल्कुल थे, एकदम सही उत्तर दे दिया हो, देवनारायण जी ईंटा नहीं पूजा करे। हर रात 3 पहर गाए जाने वाले, मतलब हर रात 3 पहर गाए जाने वाले देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ कितने माह में पूर्ण होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी है, एक समय आता, सबसे बड़ी फड़ किसी है, सबसे छोटी फड़ किसी है, ठीक है। और जी हाँ, सबसे लंबो जो गीत है वो किसी देवी रो गायो जावे, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न हमेशा आता रहा है और आता ही रहे, लेकिन फिर भी आप कठिन करे गड़बड़ करदा। तो बताओ देखें, ये उत्तर का उसी इरोती 3 पहर गाए जाने वाले देव नारायण जी की फड़ कितने माह में पूर्ण होती है, 6 महीना लाग जो पूर्ण होते होते, कितना महीना लाग जो है, 6 महीना। काला बाड़ा और अजमेर रा देवता किन कहवे, कल्ला जी, देवनारायण जी, तेजा जी, फत्ता जी, किन के बताओ देखें। तो काला बाड़ा रा देवता कह दो, चाहे अजमेर के देवता कह दो, ए है अपने वीर तेजा जी महाराज, कौन है, वीर तेजा जी महाराज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, किरण कावड़ा जो घोड़ा, अब ए भी थान ध्यान है कि अक्सर पूछा लीलन घोड़ी कीरी है, किरण कावड़ा कीरो घोड़ो है, ठीक है। कणी पूछ लो महाराणा प्रताप रे हथियारों का ही नाम हो, कणी घोड़े रो का ही नाम। तो इस टाइप का प्रश्न पूछता आया है आज तक और आगे भी पूछता रहे। तो अब थे पड्डो बी टाइम में घोड़ा, कुत्ता, मिन्ना सगड़ा नहीं याद कर लो, नहीं क्यों छोड़ चलो, एकदम बढ़िया तरीके में याद कर लो। जिंदगी में कौन बोलो कि भाई हड़बूजी रही या फिर किर हो किरो, बताओ देखे किरो। तो किरण कावड़ा अपने मेहा जी,
किरण काबरा और संबंध क्यों है, मैं हाजिर हूं। लोक देवता कल्ला जी के बारे में असंगत बताओ, एक चीज गलत है तीन। तो लोक देवता जी का कल्ला जी है कि मैं सेफ सुनागर अवतार आकी 1567 में उदय सिंह समकालीन आकी, मुख्य सेवक किरणधरी आकी, गुरु बालीनाथ आकी। तो बाकी सगली बातें सही है, लेकिन आ बात सही कौन किसी, गुरु बालीनाथ कौन है, गुरु नाम बारे बालीनाथ कौन ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ठाला कहीं है। अब वो भी प्रश्न पहला आवड़ो प्रश्न है, ध्यान रखिया। ओ पहली बार शायद महाली टाइम आयो हो कि ठाला कहीं है। तो 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा स्वरूप, 9 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा स्वरूप, देवी की पूजा अर्चना के गीत, शक्ति का परिचय। तो इनमें लगभग ये सब जातियां पहने, बाकी मोस्टली चारण राजपूत जी का है वह ज्यादा पहने करे। तो अपना तेमड़ा है, तनोट राय, भादरी है, सातु देवेरो जो है मातृ उपासक है, थान ध्यान है दोनों जातियां। 7 देवियों का सम्मिलित जो प्रतिमा स्वरूप जो है, 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा स्वरूप बिन कहीं के ठाला के जी। एक प्रश्न आतो कि मड कहीं है, तो अक्सर मड हुआ जो मंदिर, मड हुआ नहीं वो मंदिर नहीं कहवा जी। मैं अपने बताऊं देशनोक में भी बोलते हैं कि मैं मड जा रहा हूं, मड जा रहा हूं मतलब करनी माता रे मंदिर जा रहा हूं। समझ आई बात था ना। ये एक बार प्रश्न आवड़ो है कि सावन और भादो क्या है। वो पहलो ही ऑप्शन कहीं लिखो 2 महीनों के नाम, 2 हिंदी महीनों के नाम। जबकि सावन और भादो कहीं है, देशनोक मंदिर के अंदर जो कड़ाव होते हैं, बड़े बड़े कड़ा ही हैं जहां जहां पर प्रसाद बनता है माता जी का, उनके 2 नाम है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की बैराग पंथ का केंद्र क्या है। नाथ संप्रदाय की जो बैराग पंथ है उसका केंद्र कौन सा है। पुष्कर है, महामंदिर है जो, या फिर गलताजी या सलीमाबाद। तो वो कौन सा है, पुष्कर। कौन सा है, पुष्कर। नेक्स्ट, असंगत बताओ। वैष्णव भक्ति को सक्रिय करने में तमिल के आलवार संतों का योगदान रहा है। राम स्नेही संप्रदाय कृष्णदास जी पयहारी हैं। निम्बार्क संप्रदाय सामियाना अजमेर में है। द्वैतवाद मध्वाचार्य का है क्या, तो ये बताना है आपको। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया होगा। देखो द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, 101% है। ठीक है, राम स्नेही कृष्णदास पयहारी है। और ये भी तो वैष्णव भक्ति जो है तमिल से आई है, हम पढ़ते भी हैं कि सबसे पहले भक्ति का उदय जो हुआ था वो इसी लैंग्वेज में हुआ था। और भक्ति द्राविड़ी उपजेर लाए रामानंद, भक्ति द्राविड़ी उपजेर लाए रामानंद। साउथ में जो है आलवार और नैनार भक्त हुए थे। हिंदी साहित्य के स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं अक्सर ये चीज, तो आपको पता। लेकिन ये निम्बार्क संप्रदाय सामियाना अजमेर नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, असुम्मेलित बताओ। तो चरणदास जी नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी ने क्या नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी क्या। उसके बाद बी ऑप्शन देखो, रामचरण जी की पीठ जो है शाहपुरा पीठ है क्या, हरिराम दास जी की पीठ रैण पीठ है क्या, और रामदास जी की खेड़ापा पीठ है क्या। तो यहां पे आप बताओ। तो जहां तक मैं समझता हूं आप लोग सही उत्तर देंगे, असुम्मिलित ये है। हरिराम दास जी रैण पीठ नहीं है मेरे ख्याल से। कौन सी है भाई आप, ये सिंथड़ है क्या, सिंथड़ में है क्या रामदास जी, बताओ देखे कमेंट बॉक्स में आप करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, निपख आंदोलन। निपख जो को शब्द है, देसी शब्द है, लेकिन ओ कीरो रूपांतर है और है निष्पक्ष। कीरो है निष्पक्ष आंदोलन चलाया था। दरियाव जी, दादू जी, लालदास जी, या फिर रामदेव जी, बताओ देखें कौन। हाँ, तो बिल्कुल निष्पक्ष चलाए हो दादू। कौन चलाए हो, दादू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, हिंदी साहित्य का शंकराचार्य किनके, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हिंदी साहित्य के शंकराचार्य किसको कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शंकराचार्य किसको कहा जाता है। तो बताओ देखें, हरिरामदास जी, लालदास जी, सुंदरदास जी, जसनाथ जी। ये कहा जाता है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1596 में हुआ था। सुंदरदास जी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या था, सुंदर विलास था। क्या नाम था, सुंदरलाल। ये संतों में सबसे पढ़े लिखे कवि थे। क्या थे, ये सबसे पढ़े लिखे संत थे। ठीक है, और ये श्रृंगार रस के विरोधी थे। क्या थे, श्रृंगार रस के विरोधी कहलाते हैं, श्रृंगार रस के विरोधी कहलाते हैं। तो सुंदरदास जी, 6 सुंदरदास जी हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन, और ये सीकर भी आए थे, कोई सीकर की गुफा में इन्होंने शायद तपस्या भी की थी, कुछ ऐसा भी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में असंगत है। दरगाह निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बड़ी देख जहांगीर की है। हजरत शेख उस्मानी के शिष्य हैं। पृथ्वीराज रासो के समकालीन थे। इनमें से कौन सा एक जो है, तो आप याद रखना, इसमें से आपने देखते इसका उत्तर बता दिया होगा और उसका उत्तर हो जाएगा बड़ी देख जहांगीर की नहीं है। अब याद करो, अब मैं एक तो कमेंट करके बताते हो वो ज्यादा बेस्ट तरीका होता है। एक आप याद करो, बड़ी देख किसकी है, छोटी देख किसकी है। तो ये चीजें याद आपको खुद को करनी पड़ेगी। हर चीज की अगर व्याख्या करेंगे तो 150% बहुत हो जाते हैं, और मुझे 150 प्रश्न करवाने हैं। कुछ कई देखो, पूरी लंबी क्लास जो है, इतनी लंबी क्लास कुछ आधे आधे करवाते हैं, आधे आधे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं एक बार में एक पेपर पूरा होना चाहिए, और फायदा हो रहा है आपको। राजस्थान की दूसरी मीरा, पहली मीरा तो अपन है मीरा मेड़तनी, है ना, लेकिन अब दूसरी मीरा किसी है,
दूसरी मीरा नाम कहीं है, तो गौरीबाई, सहजोबाई, राणाबाई या दयाबाई? बताओ देखो, ऑप्शन हमारे भी पहली बार पिटोड़ो है, उत्तर कहीं है, राणाबाई है कि रानीबाई है? अब ये मैं क्वेश्चन मार्क क्यों डालता हूं कि राणाबाई एक रानीबाई, ताकि आप लोग भी है ना कंफर्म करने के लिए इसको, वो कहता है ना, इसको पोस्टमार्टम करो और ये आपके स्थायी हो जाए कि दूसरी मीरा कौन है। अणुव्रत आंदोलन, अब ये तो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था? बताओ देखें, आचार्य भिक्षु, आचार्य तुलसी, समानबाई या फिर संत बावजी? बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, ये चलाया था आचार्य तुलसी ने। किसने? आचार्य तुलसी ने। राजस्थान में जहांगीर के महल जो हैं वो कहाँ हैं? किशनगढ़ में है, डीग में है, अजमेर में है या फिर पुष्कर में है? बताओ देखें कहां पर है। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, जहांगीर के महल कहां है? पुष्कर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देव यानी तीर्थ स्थल स्थित है, देव यानी तीर्थ स्थल स्थित है पुष्कर, नाथद्वारा, मातृकुंडिया या फिर सांबर झील? बताओ देखें कहां पर स्थित है। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, देव यानी तीर्थ स्थल जो है वो सांबर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली पर, मतलब एक दुर्ग है जिको दिल्ली रे लाल किले री जी की शैली है, बीमत बनोड़ो है, वो कौन हो सके? बताओ किस हो सके? तो वो एक ही दुर्ग हो सके, और बिर नाम कहीं है, बिर नाम है नाहरगढ़ बारा। अब बताओ नाहरगढ़ बारा में, नाहरगढ़ दिमाग में आती थार कहीं चले, थार चले किसो चले, भरतपुर जयपुर चलेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धरा तीर्थ कहाँ स्थित है? अब कपिल धरा आते दिमाग में का तो आवे आपने, पुष्कर दिमाग में आतो वाला कह रहा है कि अब बीकानेर दिमाग में आतो वाला, लेकिन अठो पूछ पूछ कह रही हो कि कपिल धरा कहाँ स्थित है? बताओ देखें कहां पर स्थित है, मंडोर, मांडलगढ़, किशनगंज या धेरियाना? तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन देना है, तो कौन सा हो जाएगा? किशनगंज है क्या? ये थोड़ा देख लेना, सही है वैसे या नहीं है? राज्यपाल अपने कृत्यों का जो निर्वहन करता है वो किसकी सहायता और सलाह से करता है? राज्यपाल अपने कृत्यों का जो निर्वहन करता है वो किसकी सहायता और सलाह से करता है? देखें, बताएं देखें। पुश कीजिए, अनपुश, ओके ठीक है, सही चल रहा है भाई, क्लास आज तो बढ़िया चल रही है। हाँ, तो किसकी सलाह? अब ये प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते ही हम लोग क्या करेंगे, टूट पड़ेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे दिमाग में मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, क्योंकि हम यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं ना। कईयों का पहला पढ़ते ही उत्तर देने की बहुत जल्दबाजी होती है। आपको जितना समय मिलता है 2.5 घंटे मिलेंगे, इनका पूरा इस्तेमाल करना, क्योंकि पेपर बनाने वाला है ना, पूरा पूरा टाइम देते हैं। ये ज्यादा 1 घंटे में कर बैठ जाओ क्या, मैं तो 1 घंटे में कर लियो, तू कर लियो, तो फिर एकदम सिलेक्शन भी कौन हुआ है? थोड़ा ढंग से करना, आराम से। राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, निम्न में से राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, कौन नियुक्त नहीं करता? किसको नहीं करता? राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग या पुलिस महानिदेशक? बताओ किसको नियुक्त नहीं करता? बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया, इन तीनों को करता है, लेकिन पुलिस महानिदेशक को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है? बताओ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जो विधानसभा है उस विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? अपन मुख्यमंत्री आज तक एक ही रही है, वसुंधरा राजे, ठीक है ना, वसुंधरा राजे। तो और वसुंधरा राजे आगे एक पर्सन और आसी आप चर्चा कर सा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद दोनों पर रहे, यानी जो उप मुख्यमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री भी रहा है, कौन रहा है? जो दोनों पद पर रहा है। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दे दिया, और वो उत्तर क्या है? टीकाराम पालीवाल। कौन सा उत्तर है वो? टीकाराम पालीवाल, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न होते हैं जो वास्तव में आपको लगता है सरल होते हैं, लेकिन सरल होते नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? बताओ देखें, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या, ये क्या पूछ रहा है? न्यूनतम संख्या हो सकती है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। और न्यूनतम क्या होती है? ये है न्यूनतम 11 + 1 सीएम, इससे कम नहीं चलेगा, इतने तो होने ही होने चाहिए। अब आप लोग क्या है पढ़ा हुआ देखते हो, क्या देखते हो पढ़ा हुआ? 12, आप लोग देखते हो 12, लेकिन 12 का मतलब क्या है? 11 + 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। अब कितना अच्छा प्रश्न है। अब एक तो आपसे पूछा जाए कि भाई पहला राज्यपाल कौन है, पहला सीएम कौन है, अब सीधा उस व्यक्ति का नाम देकर पूछा गया ये कौन से पद पर पहले रहा था, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कमलकांत वर्मा जो है राजस्थान के पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि राजस्थान का मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये कौन होता है? मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सीएम या पीएम?
तो ए दो तो थे, कर ही कौन सको। बात आई इर में, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन सा होता है? मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? इनमें से एक जो है अच्छा 4 है ना, तो इनमें से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, यानी एक रेवड़ो है, मतलब 3 कौन रेवड़ा, या 2 कौन रेवड़ा, या एक, बताओ देखें। अच्छा प्रश्न है ये भी, 48 नंबर। मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? ठीक है, तो देखो ये नहीं रहे हुए, ये नहीं रहे हुए, और ये नहीं रहे हुए। 1 2, टीकाराम पालीवाल रहे हुए। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4, ये कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, राजस्थान विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित है। अब जिनको याद है कि भाई है तो आंकड़ो तो 34-25 या 25-34 एडो कुछ है, अब शायद 108 भी वही है, चलो वो तो गलत छप गयो, चलो इन तो काट ही था, या तो ये है और या ये है, इनमें से कौन सा एक राइट होगा? 25-34 या 34-25? तो बहुत सिंपल तरीका है, याद रखो एससी जो समुदाय है वो एसटी से संख्या में ज्यादा है, आप जानते भी हैं इस बात को, तो फिर कौन सा होगा? 34 और 25 राइट। क्या होगा? 34 और 25 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, राज्यपाल का कार्यकाल, बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की। कल जो मैंने फोटो डाली थी वो यहीं की फोटो थी, मैंने एक छोटा सा नमूना बताया था, क्योंकि यहां पर हमने काफी बात की थी। ये कार्यकाल को लेकर पूछ रहा है कि कार्यकाल जो है वो किस में आता है, 56 में, 63 में, 58 में, 71 में। तो आपने उस वक्त उत्तर भी दिमाग में आपके आया होगा, लेकिन हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे भाग 6 आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि भाग 6 के अंदर जो है राज्यपाल का कार्यकाल है, और उसके बाद 153 से 162 जो है अनुच्छेद के अंतर्गत है। हालांकि आगे भी 213 213 में भी है, अलग अलग शक्तियां हैं, कुछ और भी है, लेकिन क्रमबद्ध 113 से 162 है। अब बात करते हैं 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, ठीक है, 62 आगे लिख लेंगे। अब बात करते हैं 153 की। तो 153 में क्या है? सबसे पहले यह है कि भाई एक राज्यपाल होगा, और वो क्या होगा? संवैधानिक। राज्यपाल जो है वो संवैधानिक पद है, और एक राज्यपाल होगा। इसी में एक 7वें नंबर संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 7वां संशोधन हुआ था। उसमें क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि भाई राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है ना? ठीक है, उसके बाद मतलब 2 या 2 से अधिक बार भी वो अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, उसके बाद 54 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति। क्या है? कि भाई राज्यपाल की जो है वो कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या होंगी। फिर आता है 55। 55 में उसकी नियुक्ति को लेकर चर्चा है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को नियुक्त जो नियुक्ति होती है वो कौन करेगा, क्या करेगा, उसको लेकर चर्चा है। 56 में जो है इसकी योग्यता नहीं, कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 56। ठीक है, और कब तक बना रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। 57 में क्या है? 57 में है योग्यता, क्या 35 वर्ष होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 58 में कहीं है, 58 में है वेतन और भत्ते। 59 में कहीं है, तो 59 में बात करें आप शपथरी। 60 में कहीं है, 60 में जी हम कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य क्या होंगे, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य क्या होंगे। 161 में है न्यायिक शक्तियां, कहीं है राज्यपाल कहीं है न्यायिक शक्तियां। 162 में कहीं है, 162 में तो सिर्फ बात चीज बता रखी है कि जो केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति है वही राष्ट्रपति के समान जो है वो राज्यपाल की स्थिति है, ये ऐसा ही कुछ बता रखा है। ठीक है ना, तो ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, थोड़ी सी मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए मैं बार बार चर्चा कर लेता हूं इनकी, तो आपको याद होना।
तो राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, आपने उत्तर दे दिया होगा। नगर निगमों की संख्या जो है वो 10 है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद से दिया गया है? 221, 224, 243, 241। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? हाँ, बताओ। तो बिल्कुल आपने इसका सही उत्तर दे दिया होगा, 243। नेक्स्ट है, मनरेगा का क्रियान्वयन किया जाता है पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, जिलाधीश। मनरेगा का क्रियान्वयन किया जाता है, बताओ देखें कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है या कौन करता है? फिर मैं आपको एक बात और बताता हूं, मैंने कल इस पर विचार किया था। क्रियान्वयन किया जाता है ग्राम पंचायत। कौन करता है? ग्राम पंचायत। जैसे मैं इस पेपर्स डालता हूँ लेट, थोड़े से 2-3 दिन लेट ही डालता हूँ, वो जरूरी भी है। आंसर नहीं डालता, वो भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज सोचो, 150 प्रश्न होते हैं, कितने पेज में आ जाते हैं? 6 पेज में आते हैं। मैं भी तो चाहूं तो ये जो पीपीटी है ये सीधी की सीधी अपलोड कर सकता हूं टेलीग्राम पर। आप खुद सोच कर देखो, 100, आप अगर एक पेज के अंदर पीपीटी निकलवाते हो तो 6 पीपीटी आती है एक पेज में, तो दूसरी साइड कितनी हो गई? 12। 12 एक में हुई, इंटू 10 पेज में 120 क्वेश्चन आएंगे, समझ गए? और लगभग 15 पेज में एक पेपर निकलेगा। कितने पेज में निकलेगा? 15 पेज में पूरे एक पीपीटी निकलेगी। तो आप, और वहीं में आपको टोटली 6 मतलब ऐसे तो देखा जाए तो 3 ही, ऐसा देखा जाए 3 पेज में निकल जाता है। तो ये पेपर्स दे रहा हूं ना, ये इसलिए दे रहा हूं ताकि अभी जो प्रश्न आया देखो आप, ये मुझे क्यों याद आया? हाँ ये, नहीं ये नहीं था, हाँ ये। ठीक है, अब जैसे मैंने उसका उत्तर बता दिया 10, तो कम से कम आप वो पेपर दोबारा जब करो तो उसको लेकर बैठे कि आज मैं चलो सर वाला पेपर एक बार वापस करता हूं, यहाँ किया हुआ है, ताकि कितना याद रहा ये मूल्यांकन हो जाएगा। मान लो 5-1% नहीं आए तो वो तुरंत वीडियो ओपन किया और देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस 10 नगर निगम है कौन से, आप खुद थोड़ा सा लिखो, समय है। ये जो घबरा रहे हो ना, घबराने की जरूरत नहीं है, ढंग से तैयारी करो, घबराओ मत। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया क्या? नहीं ये नहीं हुआ। हाँ, संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? बताओ, 93, 91, 89 या फिर 96? कब जोड़ी गई थी बताओ देखें। तो ये जोड़ी गई थी 1993। मैं नहीं समझता ये किसी ने गलत उत्तर दिया होगा। आरपीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी ये प्रश्न आया था तो ये दोबारा आने का कोई औचित्य ही नहीं है। संजय छोत्रीय। कौन है? संजय छोत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आरपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसको है? भाई नियुक्त तो उनको अपने पद पर कौन लाता है? राज्यपाल। लेकिन हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। किसको है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष किसको, कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? अरुण कुमार है, गोपाल कृष्ण है, सगीर अहमद है, कांता भटनागर? तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, गोपाल कृष्ण। कौन है? गोपाल कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सीएम क्या होता है? निर्वाचित, नियुक्त या मनोनीत? ये प्रश्न पहली बार हमारे इस टाइम ही आया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत जने गलत करके आए थे। सीएम जो है हमारे दिमाग में चलता है विधायक होता है, निर्वाचित करते हैं वगैरह वगैरह दिमाग में आता है, लेकिन याद रखें उसे राज्यपाल अपने पद पर क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है, इसमें शायद थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आप जो पहले पढ़ रहे थे शायद उसमें परिवर्तन हुआ है, चेक कर लेना। जैसे अभी वो बाल गोपाल योजना वाला भी बुधवार बताया जा रहा है, कई जगह बताया जा रहा है, मैंने देखा था, आपको सचेत भी किया था। इसमें भी शायद अब जो है, पहले शायद ऐसा था 27+9, शायद 35 था पहले मेरे ख्याल से, इस प्रकार से था शायद। लेकिन वर्तमान में शायद ये है 49+1, मेरे ख्याल से ये है। इसको थोड़ा सा आप एक बार देख जरूर लेना, मैं क्लियर बता रहा हूं, आप फिर बाद में को सर गलत बताया था, इसको देख लेना। मेरे हिसाब से इसमें चेंजिंग हुई है अभी, ठीक है ना, इसमें चेंजिंग हुई है। नहीं हुई है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट्स पे भी यकीन न करें, एक बार आप खुद व्यक्तिगत रूप से देख लें। वसुंधरा राजे जब पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 60 नंबर, जो जबरदस्त प्रश्न है, बताओ देखें। तो पहली बार मुख्यमंत्री आपको पता ही ये बनी थी, लेकिन अभी एक प्रश्न आया था थोड़े दिन पहले कि वसुंधरा राजे ने जब दूसरी बार शपथ ली थी तो वो किस डेट को ली थी? डेट पूछ ली थी, ये बहुत बड़ी बात थी। तो डेट आपको बताऊं, बहुत ही इजी डेट है, 13/12/13। क्या डेट है? 13 दिसंबर 2013। इसमें वसुंधरा राजे ने दूसरी बार शपथ ली थी। दूसरी, अब कहोगे सर आपको इतना याद है? यार कुछ याद नहीं है रे, सीधी सी बात है, पढ़ते हैं तो याद होता है।
ठीक है, आपको पढ़ाना है, सिंपल सी बात, आपको कुछ नई चीजें बतानी है तो पढ़नी पड़ती है, बस और कुछ नहीं है। आप भी बढ़िया पढ़ सकते हो, आप में मैं कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है, आप वहां बैठे और मैं यहाँ हूँ, इतना ही। लग जाओगे उस दिन आ जाओगे, अभी स्टूडेंट हो फिर स्टाफ साथी कहलाओगे, और इंतजार है मुझे उस दिन का जब आप स्टाफ साथी कहलाओ। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आदर्श ग्राम सम्मान पाने वाला, अब करण जी के क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखना। बताओ देखें, तो वो कौन सा है? आदर्श ग्राम सम्मान किसको मिला है? वो मिला है धनोरा धौलपुर को। किसको मिला है? धनोरा धौलपुर। धौलपुर वालों को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसे राजस्थान की वुमेन अचीवमेंट अवार्ड मिला है? वुमेन अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, और वो है ऋचा चंदेल। कौन है? ऋचा चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कब होगी, नहीं कब हुई थी? बताओ देखें, राजीव गांधी और ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 29 अगस्त या 29 मई? हम अक्सर लोग जयंतियों पे जाते हैं कि कोई ना कोई योजना की शुरुआत जयंती पे हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने प्रदेश में किस झील में ओपन थिएटर, क्या है? ओपन थिएटर जो बनाने की मंजूरी प्रदान की है? बताओ देखें, ओपन थिएटर कहां बनेगा? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला या फतेह सागर? तो बिल्कुल आपने इसका एकदम सही उत्तर दिया है, और वो उत्तर है फतेह सागर। कौन सा उत्तर है? फतेह सागर। साइबर क्राइम रोकने के लिए राजस्थान क्षेत्रीय दूर संचार विभाग ने कौन सा नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है? किसको रोकने के लिए? साइबर क्राइम। राजस्थान क्षेत्रीय दूरसंचार विभाग ने कौन सा नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है? और वो तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है टैफकॉप। क्या नाम है उसका? टैफकॉप। तो ये दोस्तों आपके 65 क्वेश्चन तो थे जीके के, जो सभी सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, अब हम हिंदी की ओर बढ़ेंगे। आज हिंदी के जो प्रश्न हैं वो इतने लेवल के हैं, उसमें आपको मतलब देखो, अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा, आपको लगेगा कि एक टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन एक टाइप नहीं। आज के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस टॉपिक को एकदम जड़ से खत्म करने की दृष्टि से तैयार किए गए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर भी सबको संतुष्ट करना पाना मुश्किल है। चलो देखिए, वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्दों का मूल अर्थ बदल देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कितना सरल प्रश्न दिया आपको, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जो शब्दांश शब्दों के क्या जुड़ते हैं? आरंभ में जुड़ते हैं, आरंभ में जुड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? उपसर्ग बोलते हैं। ये लीजिए, आज इसी टाइप के प्रश्न है, टाइप के नहीं अभी तक हो रहा है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो तोड़ के देख लो, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। तो आपने देखा और इसका उत्तर आपने दे दिया अति। तो ये तो होता सरल टाइप। अगला देखिए, संधि की क्रिया से बना हुआ शब्द है, यानी यहां पर एक, अब प्रश्न की लैंग्वेज ही थोड़ी कंफर्म नहीं हो रही। अब मैं इसको अगर इस लैंग्वेज को यूं बोलूं कि आप तो इसमें से असुमेलित छांटो, क्या करो? असुमेलित छांटो, तो ज्यादा इजी रहेगा। कैसे? देखो, इसमें क्या है? अति और वृष्टि दो अलग अलग शब्द हैं। इसमें क्या है? अति और क्रमण, ये दो अलग अलग शब्द हैं। इसमें क्या है? अति प्लस यम से आ निकाला तो क्या बन गया? आधुनिक। ठीक है, यहां अति और यहां पे रिक्त। आप नोटिस करेंगे कि इसमें 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 तीनों में अति अलग ही है, लेकिन यहां संधि वाला नियम काम कर रहा है। तो असुमेलित कौन सा है? सी जो है वो असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में दो उपसर्ग लगे हुए हैं? बहुत, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत आते हैं। दो उपसर्ग, अनुचर, अधिनियम, अधिकार, अनुरूप। तो आप देखेंगे किसमें है? इसमें अनु है, इसमें अधि है, ठीक है, इसमें नी है, इसमें अधि है, और इसमें अनु है। तो ये रहा अधिधन, अधिनियम, है ना। नेक्स्ट, अनुगामी शब्द में उपसर्ग कौन सा? अन, अनु, अन, अत। तो वही सेम तोड़ के देख लो, अनु और गामी। क्या आप इसको यूं तोड़ोगे क्या? अन धन उगामी, ऐसा तो नहीं तोड़ोगे, समझ गए? ये राइट है, यानी इसमें क्या है? अनु है। बहुत सरल लग रहे हैं ना आपको, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जोरदार होगी। आ गया क्या अगला?
हाँ आ गया, ठीक है। निम्न में से असंगत कौन सा है? अब इस टाइप के क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये असंगत वाले होते हैं ना, इसमें क्या होता है, आपकी माइंड की गजब एक्सरसाइज होती है। कैसे? अब असंगत करने के, असंगत मतलब तीन एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। असंगत मतलब क्या होता है? तीन एक जैसे और एक गलत, यानी तीन सही होता है या एक गलत होता है, या तीन गलत होते हैं या एक सही होता है, या ये उपसर्ग है। तो दिमाग में क्या आएगा कि भाई उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, ठीक है ना। तो इसमें आएगा कि भाई तीन जो है वो तद्भव उपसर्ग लगे हुए हैं, एक में तत्सम लगा हुआ है, या तीन में तत्सम उपसर्ग लगे हुए हैं बाकी एक अलग है, या तीन में विदेशी है एक अलग है, या तीन अलग है एक विदेशी। इस टाइप से जो होता है, ऐसे प्रत्यय जब आएंगे तो तीन तद्धित के हैं एक कृत के हैं, तीन करण के हैं एक कर्म का है। तो आपको चारों के बारे में पता होना जरूरी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस जबरदस्त होगी। अब ये कह रहा है असंगत कौन सा है, तो आप देखो इसमें क्या है, अधि धन, क्या हो गया, अक्षी होगा क्या, या फिर अक्ष होगा, अध्यक्ष किसी सभा की धुरी होता है तो अक्ष होगा देखने की जगह। तो इसमें अधि है, इसमें भी क्या है, अधि है, इसमें भी क्या है, अधि है। ये मिसप्रिंट है, ठीक है ना, थोड़ा सा अधि है, लेकिन यहां क्या है, अभी है। तो ये देखो असंगत होने का कारण क्या हुआ, क्योंकि उपसर्ग ही अलग है, पहला कारण। ऐसे और भी आएंगे। संगत नहीं है, अनंत अनुज अनुविक्षा अनुच्छेद। तो देखते हैं, इसमें है अन, ठीक है, इसमें है क्या है, अनु, ठीक है, इसमें है अनु धन इक्षा, ठीक है, इसमें क्या है, अनु धन छेद, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा बात क्या है, कि यहां अनु है, यहां अनु है, यहां अनु है, यहां क्या है, अन है। तो असंगत कौन सा हुआ, ये रहा। इसमें क्या, चारों के चारों आपको देखने पड़ेंगे, सीधा उत्तर नहीं निकालोगे। असंगत, फिर वही बात, चलो तो तोड़ो इसको। अब देखो इसमें अनु अनु अन अनु, अब जो तोड़े बिना निकालेगा ना, वो क्या कर देगा, सीधा अन्वेक्षण कर देगा, क्योंकि तीन में ऊ की मात्रा है। जैसे पहले हम भी करते थे, शायद पहली बार बैठे थे एग्जाम में, तब मुझे भी नहीं आते थे ये उपसर्ग, इसी तरह से अपन कर देते थे। लेकिन जो इसको तोड़ के देखेगा तो देखेंगे अन धन उपयोगी, क्या है, अन धन उपयोगी। इसी प्रकार अनु धन चर, इसी प्रकार अनु धन ऐषण, इसी प्रकार अनु धन स्थान। अब देखो ये तीन अनु के हैं, ये अलग है, अब अलग कौन सा हुआ, ये हुआ, और जबकि वैसे पता ही नहीं चलता। हेलो, आवाज आ रही है, ओके। दूध से जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक। अब बताओ, इस टाइप की क्लास है, बढ़िया समझाई हुई। अगर ये बिना आवाज के कल रिकॉर्ड अपलोड कर देता तो फिर अच्छा थोड़े लगता, फिर क्लास का सारा आनंद ही खत्म हो जाता। निम्न में से संगत नहीं है, अनुदार, अनधिकार, अनायास, अनुवाद, संगत नहीं है। अब फिर आपको चारों को तोड़ के देखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होगा, अन प्लस उदार, ये क्या होगा, अन प्लस अधि प्लस कार, ये क्या होगा, अन प्लस आयास। अब ये क्या होगा, अनु प्लस वाद। अब सोचो, अब कोई सोचेगा कि इसमें दो आ गए इसलिए नहीं, देखो इसमें है अनु और बाकी तीन में है अन, तो सिंपल सी बात है, अलग कौन सा हो गया, अनुवाद अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, असंगत अप्राप्ति। अब इसमें आपको असंगत निकालना है, और असंगत निकालोगे तो आप इसको पूरा पढ़ना, ठीक है, अधर्म, हाँ निकालो, अव्राप्ति, ठीक है, अज्ञान, अधर्म, अभाव, सिंपल सा है। ये अवाप्री नहीं है, ये शब्द होना चाहिए यहां पर, अवाप्री, अवाप्री शब्द नहीं है, यहां पे कुछ शब्द और होना चाहिए, अवाप्ति। चलो देखते हैं, देखो इसमें क्या है, अ उपसर्ग है, अधर्म, अज्ञान और अभाव। लेकिन यहां आप देखोगे उपसर्ग क्या है, अव है। अब ये शब्द जो भी हो, अव्याप्ति हो, है ना, तो अव धन वी धन आपति, हाँ बिल्कुल, अवाप्ति ऐसा कुछ शब्द है, और इसमें अव उपसर्ग होगा। ये तीनों अलग है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या है सर, आपके तो आज हर प्रश्न में लगभग आ रही है, क्या करें। देखो अब ऐसी मिस्टेक होती है, आप सोचोगे सर, लेकिन टाइपिंग करने वाले एक बार बता दिए, करेक्शन कर दे, फिर भी गड़बड़ कर देते हैं। असंगत, फिर से असंगत, उन्नत, उज्जवल, उपकार, उदाहरण। आगे और टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफी दिए हैं। उन्नत, उज्जवल, उपकार, उदाहरण। तो आपको यह पता होना चाहिए, उत धन नत, ऐसे ही उत धन ज्वल, ऐसे ही उप
धन कार, ऐसे ही उत धन क्या हो जाएगा, आहरण, उत धन आधन हरण। बताओ, देखें बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, कौन सा होगा इसमें? ये तो क्षेत्र सिंपल सी बात है, या नहीं करोगे? ये तीनों उत्वाड़ है, ये उपवाड़ है, ऐसा प्रश्न तो गलत करने का सवाल ही नहीं उठता। निम्नलिखित में से असंगत छांटिए, क्या छांटिए? असंगत छांटिए। बताओ, अब आपने छांट दिया, इतनी जल्दी उत्तर देते हो जिसकी हद नहीं है। बदस्तूर, बदचलन, बदबू, बदमिजाज। आप नोटिस करेंगे ये बद प्लस मिजाज, बद प्लस बू, बद प्लस चलन, लेकिन यहां ब प्लस दस्तूर होगा। क्या होगा? ब प्लस दस्तूर होगा। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, पुनर्जन्म, पुरस्कार, पुनश्च, पुनर्विवाह। तो आप नोटिस करोगे, यहां पर भी देखना, आप उत्तर आपने दे दिया होगा, उत्तर देने में तो आप बहुत एक्सपर्ट हो। पुनर पुनर पुनर, यहां पुर आ गया तो अलग अपने आप हो गया। कुछ प्रश्न तो बहुत सरल दिए हैं जिससे आप थोड़े में पहचान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फिर असंगत चुनना, अन जान, अनमोल, अनाहुत, अनबन। अब यहां अन 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 अन, लेकिन इसका मतलब यहां गड़बड़ है, तो अन प्लस जान होगा, अन प्लस मोल होगा, लेकिन यहां क्या होगा? अनहलंत प्लस आहूत, अन प्लस आहूत, और यहां क्या होगा? अन। तो समझ गए बात को, यहां हलंत है, इसका मतलब ये हो गया अनधन आहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा शब्द असंगत है? निकम्मा, निहल्ला, निहत्था, ये निहैया, निहत्था, निराकार। तो सिंपल सी बात है, ये देखो, नी नी नी, यहां पे क्या है? निर, निर्धन आकार, निर्धर आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा? उद, उप, उत। एक बात दिमाग में रखना, आपके इस तरह आ जाएगा, आप कह दोगे सर ये तो नहीं है, ये तो नहीं है सर, हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर बच्चे बोलते हैं। आपको प्रायोरिटी जो है ना, वो प्रायोरिटी उत को ही देनी है। किसको देनी है? उत को ही देनी है। उद जो है वो कहां कहां लगता है, उसके लिए कुछ नियम है संधि का। आपको संधि की क्लास मैंने दे रखी है, और नहीं दे रखी है तो टेंशन मत लो, मैं एक दिन एक शॉर्ट बना दूंगा, उसमें बता दूंगा उत और उप का, बहुत बढ़िया शॉर्ट बना दूंगा। नेक्स्ट है, दुर्वस्था में उपसर्ग कौन सा है? दु, दुस, दुह, दुरा, कौन सा उपसर्ग है दुर्वस्था में? बहुत ही बढ़िया है। तो सिंपल सी बात है, एक बात बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो, आप जब इसे तोड़ोगे तो यूं होगा, दुह धन अवस्था, क्या होता है? अवस्था। लेकिन याद रखना, यह है संधि के हिसाब से, अगर उपसर्ग के हिसाब से तोड़ते हैं तो यूं होना चाहिए, दुर्धन अवस्था। लेकिन चूंकि ऑप्शन में साफ दुर तो है ही नहीं सर, अब हम ऐसी कंडीशन पे क्या करें? ऐसी कंडीशन पे आपको इसको प्राथमिकता देना है। फिर आप किसको प्राथमिकता दोगे? इसको। अगर ऑप्शन में ये भी होता तो फिर आप इसको प्राथमिकता देते। समझ गए बात आप? तो यह है दुर्वस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगे कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? क्या हो जाए? विपरीत हो जाए। जय का मतलब क्या हो जाए? दिमाग में सब क्या आ गया? तो वो लगाए, पर लगेगा क्या? पर जय नहीं लगेगा, वो क्या लगेगा? परा लगेगा। बिल्कुल, कौन सा लगेगा? परा उपसर्ग। परा प्लस जय शब्द बनेगा पराजय। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, भंजन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ तूफान बनेगा? ठीक है, तो कौन सा शब्द लगाएं? पर भंजन, पराभंजन, प्रतिभंजन, क्या लगाएं? तो बिल्कुल प्रभंजन। क्या लगाओगे? प्रभंजन। प्रभंजन का मतलब होता है तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, वी उपसर्ग से बना शब्द जो ईर्ष्या से जला हुआ अर्थ देता हो, मतलब वी उपसर्ग से एक शब्द बना हुआ है जो ईर्ष्या से जले हुए व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वो लगता है आपके दिमाग में कहीं विद्रोह आएगा। विद्रोह जो होता है वो ईर्ष्या से जला हुआ नहीं होता, वो होता है दग्ध। दग्ध यानी जला हुआ, वी दग्ध, ईर्ष्या से जला हुआ व्यक्ति को विदग्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, उक्ति शब्द में आखिर कौन सा जोड़ें, कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि उसका मतलब हो जाएगा कथन? उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। और अपने को कौन सा उपसर्ग जोड़ना है जिसका क्या अर्थ होता है? अच्छा। तो अच्छा कथन के लिए अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा? तो सर उसमें जोड़ दो सुक्ति। क्या जोड़ दो? सुक्ति। यानी सु मतलब अच्छा, तो सुधन उक्ति, अच्छा कथन। असंगत, संतोष, सम्मान, स्वागत, संयोग। तो सिंपल सी बात है, इसमें है सम प्लस योग, इसमें है सम प्लस मान, इसमें है सम प्लस तोष, लेकिन यहां क्या है? अभी मैं भी कर देता, सुधन आगत, तो यहां ये अलग हो गया स्वागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अंतरदेशीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। तो आप नोटिस कर लो, इसमें तो अंतर, आपको अंतर दिखाई भी दे दिया गया होगा। देखो
ये अंतर पूरा है, ये अंतर पूरा है, ये भी अंतर पूरा है, लेकिन यहां जो है वो क्या है, हलंत है। क्या है, हलंत है, इसलिए जो सी है वो इसमें अलग होगा। नेक्स्ट है असंगत, अभ्यागत, अभिषेक, अभिप्सा, अभिभाषण। तो देखो इसमें अभी धन आगत, आप तो असंगत छांटो, तब तक मैं इसको तोड़ देता हूं। अभी धन सेक, ऐसे ही अभी धन इप्सा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अब यहां अभी धन भाषण, अब दिक्कत कहां आएगी, चलो देखते हैं। देखो अभी धन आगत, ये संधि का काम, ये संधि के नियम से है, ये भी संधि के नियम से चल रहा है, ठीक है, ये भी संधि के नियम से चल रहा है, लेकिन यहां इसमें कोई संधि का नियम काम नहीं कर रहा। इसलिए मैंने ऐसे प्रश्न ज्यादा डाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको मतलब चारों में अंतर आपके खुद माइंड निकाले कि यहां ये अंतर नहीं है, यहां कुछ और अंतर, इसलिए ऐसे प्रश्न निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत है। देखो अभी तक प्रत्यय के क्वेश्चन आए नहीं है, प्रत्यय के क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उपसर्ग उपसर्ग के हैं। सर आप मिक्सअप कर देते हैं, हाँ ये मैं आप स्वीकार कर सकता हूं कि थोड़ा उसको जंबल कर देना चाहिए था, ठीक है। असंगत है, असंगत बताएं, स्वाभिमान, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य। तो बताओ देखें असंगत, तो सिंपल सी बात है, आप देखो इसमें स्व प्लस अभिमान, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा स्व प्लस तंत्र, इसमें स्व प्लस देश, और इसमें स्व प्लस राज्य। नियम आपको समझ आ गया होगा, तीन सीधा स्व के बाद सीधे सीधे शब्द हैं, लेकिन यहां संधि वाला नियम काम कर रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, स्वाभिमान। इसलिए थोड़ा सा आपको पता रहे कि असंगत कौन सा है। अब आइए, दो उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। दुराशा, दुधारू, इसे दुधारू पढ़ा जाए, इसे दुधारू पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, दुधारू। दो उपसर्ग लगा शब्द कौन सा, देखो तो तोड़ के देखते हैं। इसमें दुर प्लस आशा है, इसमें भी दुर प्लस अवस्था है, इसमें भी, इसमें तो क्या है दुस धन चरित्र, ये है, ठीक है, दुष्चरित्र। अब रहा दुधारू, तो इसमें क्या हो जाएगा दुह प्लस धारू, यही होगा। अब ये दिक्कत देने वाला है। अब पूछ क्या रहा है कि दो उपसर्ग वाला शब्द है, अब असंगत तो नहीं पूछा आपको, तो दु, इसमें दुस है, इसमें दुर है, इसमें दुर है, लेकिन दू तो केवल इसमें दुधारू भी तो है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से विदेशी उपसर्ग कौन सा, चिर, पच, ला, अलम। विदेशी क्या पूछा इसने, विदेशी, विदेशी उपसर्ग कौन सा है, चिर, पच, ला, अलम, कौन सा इसमें विदेशी उपसर्ग है, बताओ देखें फटाफट। तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया इसमें, देखिए ला परवाह, ला इलाज, ठीक है, ला जवाब, तो ये क्या है, विदेशी उपसर्ग है। कौन सा है ये, विदेशी उपसर्ग है। नेक्स्ट है दरख्वास्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है, दर, दर हलंत, दुर। तो याद रखना ये जो विदेशी उपसर्ग होते हैं ना, विदेशी उपसर्ग में कभी भी गलती से भी हलंत वाले मत कर देना। हलंत है ना, इसका मतलब विदेशी पक्का नहीं होगा, हलंत है इसका मतलब विदेशी कभी होगा ही नहीं, पहली बात है। और आपको पता दर उपसर्ग होता है विदेशी में, दर असल है ना, दर हकीकत, दर ख्वास्त, इनमें क्या होता है, विदेशी उपसर्ग दर होता है, ठीक है, दरमियान, इस प्रकार से। अलविदा शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अल, अलम। तो देखो अगर आप अ बताओगे तो पीछे शब्द लविदा बसता है, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है, अलम तो है ही नहीं, तो फिर लास्ट में बचा कौन सा, अल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अंग्रेजी उपसर्ग कौन सा है, सब, हम, बा, सर। तो आप बताएं, देखें कौन सा बताएंगे, बता दिया आपने, बिल्कुल आपने बताया होगा सरताज, लेकिन ये नहीं है। आपने बताया होगा बा मुलायजा, हमराज, ये है सब इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर, सब ऑर्डिनेटर, सब और सब यानी एसयूबी वाला, उप, इसका अर्थ होता उप। प्रत्यय शब्द का विच्छेद होगा, ये लीजिए अब प्रत्यय के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रत्यय शब्द का विच्छेद होगा, तो आप इसको तोड़ के देखें, क्या करोगे विच्छेद, प्रतिधन अय, क्या करोगे, प्रतिधन अय, समझ गए आप बात, तो इसका होगा ये प्रतिधन अय। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपसर्गों के प्रयोग से शब्द में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? जब उपसर्गों का प्रयोग करते हो तो क्या शब्दों के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, या शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, या शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, या फिर उपयुक्त सभी? बताएं, देखें। बिल्कुल इसमें राइट उत्तर होगा, बताओ, देखें, बता दिया, उपयुक्त सभी। ये तीनों परिवर्तन इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 98। करणीय शब्द में क्या प्रत्यय होगा? अणीय, णीय, अनीय, ईय। ये भी बहुत अच्छे प्रश्नों में से एक है, गलत करवाने वाला। तो बताओ, देखें कौन सा होगा करणीय शब्द में प्रत्यय? अणीय, णीय, अनीय। तो बिल्कुल इसमें प्रत्यय होगा अनीय। कौन सा प्रत्यय होगा? अनीय। ईय प्रत्यय नहीं होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले, अब ध्यान रखना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हो आप? कृदंत, कृत, तद्धित, या कोई नहीं? एक प्रश्न आगे बहुत जोरदार आएगा, इसको क्या बोलते हो आप लोग? तद्धित बोलते हो। क्या बोलते हो? तद्धित। तद्धित प्रत्यय बोलते हो। नेक्स्ट देखो, दास रथी शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है? ई, ई, अ, रथी। तो शब्द को देखो ना आप, शब्द में क्या है? पीछे छोटी है या बड़ी है? तो आपको उत्तर मिल गया होगा, क्या होगा? छोटी ही शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, असंगत को छांटिए। लुहार, लड़ाकू, गायक, बेलन। गजब प्रश्न है, बताओ, देखें। तो आप इन प्रश्नों को कैसे नहीं निकाल सकते जब तक आप इनको तोड़ोगे नहीं। लोहा मूल शब्द है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं लड़, ठीक है, लड़ना क्रिया, ठीक है, इसमें गई, ठीक है, इसमें बेल, इस प्रकार से। तो यानी ये तीन तो क्या है? धातु है। ये क्या है? लोहा संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा? लोहा। अब असंगत मतलब आपको पता हो चलेगा अपने आप जब तोड़ोगे शब्द, आप जब खुद डीप खुद अध्ययन करोगे तो हर शब्द को तोड़ना पड़ेगा, पता चला अच्छा ये तीन तो कृत है, ये क्या है? तद्धित है। ये पता चलता है ना, तभी तो बात पार पड़ती है। असंगत पहचानिए। आप जब असंगत पहचानोगे, बताओ, चौड़ाई, सफाई, रंगत, सजावट। बिल्कुल। अब आप देखो, सेम वैसे ही करके देख लो, चौड़ा ऐसे ही करके देख लो, साफ ऐसे ही करके देख लो, रंग ऐसे ही देख लो, सजाना, भाई ये शब्द बनता है। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से कुछ है, लेकिन ये सजाना क्या है? ये सजाना अलग है, ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? सजावट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखें। विस्मरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताओ, कौन सा उपसर्ग है? विस, विस, वी, वी। बताओ, देखिए, तो इसको आप तोड़ के ही देख लो, तोड़ के देखोगे तो क्या हो जाएगा? विधन स्मरण। क्या होगा? विधन स्मरण। तो कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? मानव, शौर्य, पार्थ, गौरव। ऐसे प्रश्न आए ना, याद रखना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। मनु क्या होगा? शूर, पृथु, ठीक है, और गुरु। अब आप इसमें क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा कि अब इसमें सर ये तो चारों ही संज्ञाएं हैं, सर्वनाम, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन आप देखो, आपने पढ़ रखा होगा कि संतानवाचक प्रत्यय होते हैं, है ना। जैसे अभी हम पढ़ के आए, जैसे मनु का मानव, रघु का राघव, है ना, यदु का यादव, इस प्रकार से पृथु का पार्थ। यहाँ एक अलग है, और वो एक अलग कौन सा है? वो एक अलग है ये शौर्य, क्योंकि यहाँ सूर का शौर्य नहीं किया जा सकता, मतलब ये उन्नतावाचक में शामिल नहीं होगा, है ना। ये तो एक तरह से क्या हो गया? भाववाचक शब्द हो गया। असंगत शब्द को पहचानिए। नैतिक, सांसारिक, वैदिक, ऐतिहासिक। ये बहुत सरल प्रश्न है और आपने पहचान भी लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक होता है, क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, न कि ऐतिहासिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, संगत नहीं है। वाल्मीकि, दुखी, सुखी, हिंदी। तो ये अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल शब्द निकल के आ रहा है। बताओ, देखिए कौन सा करोगे? वाल्मीकि, दुखी, सुखी, या फिर कौन सा करोगे? अब आपका उत्तर तो दे दो, लेकिन किस आधार पे उत्तर दे रहे हो, इस चीज को जांचने का जब तक प्रयास नहीं करोगे ना, तब तक इसका उत्तर देने का कोई मतलब नहीं होता। तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना। आप इसे जांचो कि आप कौन सा कर रहे हो, ये जांचना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बताओ, देखें। दुख, सुख, ठीक है। अब चाहे इसको हिंद करो, कुछ भी करो, एक सोचो, ये भी क्या है? कहीं ना कहीं प्रत्ययों में अलग हो रहे हैं कि कौन से कृतवाचक हैं, कौन से कर्णवाचक, कौन से कर्मवाचक, कौन से संतानवाचक हैं, ठीक है ना। ये इस कारण से वल्मीक जो जो वल्मीक है, वल्मीक से वाल्मीकि बनाए, तो ये जो कहीं ना कहीं संतानवाचक में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ, देखें।
बहुत अच्छा प्रश्न है। संतानवाचक प्रत्यय जाकर जरूर देखना, क्या उसमें वाल्मीकि शामिल होगा, क्या दशरथ शामिल होगा क्या, या नहीं होगा। असंगत पहचानिए, ये भी मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे थे जब मैंने 2018 एलडीसी के बैच पढ़ाए थे तब। पीकदान, नेत्रदान, इत्रदान, ये है ना, पीकदान, इत्रदान, नेत्रदान, पानदान, बताएं देखें। तो आप नोटिस कीजिए, ये दान और ये दान, ये ध्यान रखना वो हमारा वाला दान नहीं है ना। कह दो गुरुजी थे भी तो नरेंद्र दान हो, ठीक है। ये जो एक है जो भी विदेशी है, ये विदेशी जो दान है, ये विदेशी दान का मतलब होता है स्थान। और ये जो अपना देसी दान है, मैं इसको यूं कहूंगा, ये देसी दान है, इसका ये क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, बस इसको यूं समझ लो। पीक दान मतलब पीक थूकने का स्थान, नेत्रदान, इत्रदान मतलब इत्र रखने का स्थान, पान रखने का स्थान। लेकिन नेत्रदान क्या है, नेत्र का दान करना, यानी नेत्र को दे देना किसी को, ये क्रिया है। तो इसमें असंगत ये हुआ। ऐसे ही असंगत शब्द बताओ, मुंशीगिरी, दीवानगी, ताजगी, सादगी। अब ये भी अपना प्रश्न बहुत बढ़िया है ना। बताओ देखें, अब इसमें देखते ही पता लग जाएगा। पर्सन पता ही चल गया वैसे भी। मुंशीगिरी जो है वो अलग होगा, कौन सा होगा, मुंशीगिरी अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत शब्द को पहचानिए। कायिक, जैविक, इच्छिक, आरंभिक। ये वो ऐतिहासिक वाला जैसा प्रश्न है एकदम। कायिक, जैविक, इच्छिक, आरंभिक। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इच्छिक नहीं होता, क्या होता है, इच्छिक। लेकिन अभी तो आप पहचान जाते हो, अभी तो आप पहचान जाते हो, लेकिन वहां एग्जाम में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाती है, थोड़ी घबराहट आ जाती है। नेक्स्ट है असंगत, बताओ। माधुर्य, राधे, माधुर्य, राधे, गांगे, अग्ने। तो वही सेम मेरा वाला नियम अपना लो। मधुर, राधा, गंगा और अग्नि। अब अलग कर दो, कर दिया होगा अब तक आपने अलग। ये अलग होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं विशेषण है, ये तीनों विशेषण नहीं है। बस इतना ही अंतर होता है। पार्थ शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा। तो आप जानते हैं अभी एक शब्द आया था पृथु, पृथु में कौन सा प्रत्यय जुड़े कि पार्थ हो जाए, तो वो प्रत्यय कौन सा है, अप्रत्यय है, जिससे वो क्या हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा। भूगोल में एक जोड़ेंगे तो भूगोलिक, भूगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक, कौन सा बनेगा। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दे दिया, और उत्तर क्या है, भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, धातु के अंत में लगने वाला क्या शब्द है, धातु। पढ़े, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये एकदम सही लिखा हुआ है, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाता है, धात्विक कहलाते हैं ना। ऐसा उत्तर दे मत देना। अब हम लोग जो वहां क्या होगा, माइंड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आप एक बार ये सुनना उड़त धात्विक कर दे सा, बाद में यार देख सा और धातु पूछ रहे हो, जिया गेय धातु है, जिया क्री धातु है, ठीक है ना, जिया चल, ये प्रकार धातु, धातु के पीछे अंत में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। समझ आ गई बात। और हम जल्दबाजी में धात्विक कर देंगे, और हकीकत होती है ये। आपको लग रहा होगा सर यहाँ की कौन करा, मैं तो बढ़िया ही करा। तो आज तक देख लो था, हम एक भी सो बंदो है जिको आते तक प्रश्न गलत नहीं कर रहे हो। हमेशा आते तक प्रश्न आप 3-4 प्रश्न गलत कर रहा हूँ। और अपन सिलेक्शन भी है ने, ये 3 या 4 प्रश्न रो मतलब कहीं हुआ है, 3 या 4 रो मतलब वो हुआ है कि भाई लगभग 8 एक नंबर तो यहाँ जा पर 8+2 नंबर और मान लो, आप 10 नंबर लोगों से पिछड़न रो कारण ही हुई है। यूं ज्यादा पर पिछड़ा कौन पढ़ने वाला जी। अबे 50-50 नंबर के यार पेपर बढ़िया था, 101 नंबर कम पड़ गए, जन बाबू डस नहीं तैयारी की जरूरत है तने, ठीक है। अबे 8-10 नंबर ये तो बहुत ज्यादा बता दिया। अगर आप एक प्रश्न भी गलत करदा नहीं तो थान ध्यान है कि 2.66 रो नुकसान हुआ है। 2.66 में तो कई बार जनरल और ओबीसी की मेरिट ही समेट दे। समझ रहे हो ना, जनरल ओबीसी की मेरिट भी समेटी जाती है, इससे ज्यादा अंतर होता ही नहीं है। जैसे मैं आपको छोटा सा बताऊं, 383 पॉइंट समथिंग और 381.61 ऐसा कुछ था। अब कितना अंतर रहा इसमें, यही दो दो एक नंबर का अंतर रहा। कितना रहा, 2-1 नंबर में जनरल ओबीसी के बीच का अंतर खत्म हो गया, इतना अंतर रहा था। तो एक एक क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न गलत कर देने का मतलब होता है गई भैंस पानी में। बारे और कौन है, शर्मनाक में प्रत्यय कौन सा है, सीधी सीधी बात है, शर्मनाक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, नाक हो जाएगा, शर्म धन नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऑपरेशन भी ध्यान लगे सरल है, ऑपरेशन भी ध्यान लगे सरल है, और सरल को नहीं किया को नहीं बताऊं। अब मैं बता दू था नाक,
क्या वास्तव में इसका जो प्रत्यय है वो शर्म प्लस नाक होगा या नहीं होगा, बताओ देखें। तो ठहकाई भी कर सको, मैं बताऊंगा। कुछ लोगों के दिमाग में कहीं नहीं यार, नाक तो प्रत्यय हुई कौन, नाक तो अनाक है, प्रत्यय क्यों हो सके, समझ आई बात। लेकिन आपको देखो, ये शर्माना शब्द है, यहां शर्मा बचा, शर्मा मतलब शर्म बचा, शर्म में ही तो नाक जुड़ा हुआ है, शर्मनाक होगा। लेकिन उस वक्त हमारे पता नहीं क्या हो जाता है दिमाग को, कि दिमाग मतलब चालना ही बंद हो जाए, उल्टो चालना शुरू हो जाए। कृदंत शब्द क्या है, पैदाइश, रसीला, तैराक, या फिर ये सभी, इनमें से सभी। कौन सा जो है वो कृदंत जो है शब्द है। कृदंत मतलब अब देख लो आप, इसमें से कहां से, ये पैदा, ठीक है, ये रस है, ठीक है, तैराक है, तो देखो इसमें कृदंत कौन सा हो गया, तैरना, तैराक। नारायण में प्रत्यय रहित शब्द है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नारायण में प्रत्यय रहित शब्द मतलब मूल शब्द क्या है, ये क्या, अब देखो कितना सीधा पूछ लेता कि इसमें मूल शब्द बताओ, तो भी पार पड़ जाती ना। लेकिन इसने पूछा क्या, इसने पूछा कि इसमें प्रत्यय रहित शब्द है, तो वो क्या होगा, नार। गलती से एक और मूल शब्द तो एक होता है, दोनों मूल शब्द थोड़ी हो सकते हैं कभी भी, याद रखना। धन दान, जीवन दान, रक्तदान, कलम दान में से एक भिन्न है। प्रश्न की लैंग्वेज ही बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला। अभी मैंने जो बताया था क्रिया और स्थान वाली चीज, वही देखो। तो धन का दान करना, जीवन का दान करना, रक्त का दान करना, और कलम रखने का स्थान, तो क्या उत्तर हो जाएगा, कलम रखने का स्थान, कलमदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बनेला में मूल शब्द क्या है, बन, बनेल, बना, या फिर बनेल। ये भी अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें, बनेला में मूल शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा, बन प्लस एला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कृदंत शब्द नहीं है, बचत, पूजा, सफाई, या समझौता, बताओ देखें। कृदंत शब्द नहीं है, बताओ देखें, सफाई, पूजा, बचत, या समझौता, कौन सा नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, आप देखते ही बता दोगे। देखो ये किससे बना है, साफ, विशेषण से, तो ये तद्धित के अंतर्गत जाएगा क्या। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो तोड़ लो शब्द को, ये व्यक्ति, धन, ये त्व, कौन सा हो जाएगा, त्व हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सर आप हमें करने नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं तो इस साइड में कर रहा हूं। तद्धितांत कौन सा है, जिसके पीछे तद्धित प्रत्यय लगा हुआ, गर्मी, घेरा, अड़ियल, और पढ़ाई। मिल गया उत्तर, ये क्या है, पट है ना, ये क्या है, अड़ना होता है तो अड़, ठीक है, ये घेरना होता है तो घेर, समझ गए। ये क्या है, गर्म, तो ये विशेषण है। चलिए ये क्या हो गया, गर्मी। नेक्स्ट है, बुढ़ापा, लघिमा, अणिमा, गरिमा, तो वही शब्द निकालो पहले, शब्द निकाला और इधर प्रश्न सही होगा। जब शब्द निकालोगे तो आप देखो, लघु है ना, कोई छोटी चीज है या नहीं है, तो इस प्रकार से आएंगे, गुरु या लघु गुरु होते हैं, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये होता है बूढ़ा से बुढ़ापा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। अंतर, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, अब आप जब आपकी रचना प्रबोध देखोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको अंतर नजर आएगा, शायद हो सकता है उसमें 22 नहीं, मेरे ख्याल से 21 ही दे रहे होंगे, दे रखे होंगे। तो अभी आप जानते हैं कि उपसर्ग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 22 प्रकार के होते हैं। अति अदु, अति अधि अनु, अप अभि अव अपरा परि प्रति दुर 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 दुस नी निर निस, है ना। तो ये जो पूरे 21 इस क्रम से याद कर रखे होंगे आप लोगों ने, इनके अर्थ भी याद कर रखे होंगे आप लोगों ने। रुकावट में प्रत्यय कौन सा है, रुकावट में रुकना, रुकना से रुक, रुक में प्रत्यय जुड़ा कौन सा, तो वो जुड़ गया आवट, कौन सा जुड़ गया, आवट प्रत्यय जुड़ गया, कौन सा जुड़ गया, आवट प्रत्यय जुड़ गया। वाल्मीकि में प्रत्यय रहित शब्द क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं, और बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, वाल्मीकि। ये तो वाल्मीकि शब्द है, इसमें ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं होगा, तो इसके आधार पर तो यही होगा। अब आ गए शिक्षण विधियों के और प्रश्न। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी, बताओ देखिए किस वर्ष की थी लागू, समग्र प्रणाली लागू कर दी, 2010, 11, 9, 10, 8, या फिर 12, फिर बताओ कब की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। याद आ रहा है क्या, याद आ गया, 10वीं बोर्ड 2010-11 में, 2010-11 में,
सीसीई पर प्रभावी जोर किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, मुदालियर आयोग ने, या फिर उक्त में से कोई नहीं? मुदालियर आयोग ने या उक्त में से कोई नहीं? बताओ देखें कौन है। इस जो सीसी मूल्यांकन है इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई में किस कक्षा में बालकों के स्व मूल्यांकन को रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाना चाहिए? बताओ देखें। बालकों के स्व मूल्यांकन को रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाना चाहिए। ये अभी देखो मैं आपको बताऊं, ये दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ था। समझ आ गया आप बात को? थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ था अभी पीछे ही कुछ समय में, मेरे जहां तक मुझे याद है। हाँ जी, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो मैं आपको करवा रहा हूं इसमें एक दो प्रश्न आगे ऐसे हैं जिनमें अभी कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हुआ है। तो उसका एग्जैक्ट मैं बता दूंगा आपको कौन सा प्रश्न है। इसमें तो राइट उत्तर क्या होगा? कक्षा 5 से। कौन सा होगा? कक्षा 5 से। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है देखिए, सीसीई में कुल कितने एफए का प्रावधान है? ये प्रश्न एक ऐसा है, आप में से कईयों को अगर जानकारी है तो एफए और एसए है क्या एक? अगर आपको जानकारी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। और बाकी मेरे पास थोड़े से नोट्स नहीं मिले मुझे, जो अपनी मैंने जो किताब तैयार की थी उसमें से डाटा उठाया हुआ ये, लेकिन अभी शायद पिछले महीने में कुछ परिवर्तन हो सकता है। पहले तो एफए जो थे, एफए की संख्या थी 4। ठीक है, अब परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां तक ऐसा सुनने में आया है कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आपको गलत नहीं बताया जाएगा। अगले ही पेपर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये दोनों क्लियर करूं, तो जो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो ये बात आगे मिल जाएगी, तो उनके गलत नहीं होगा। पहले तो 4 का ही था। ठीक है, सीसी प्रणाली में जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की बात नहीं हो रही, जो ग्रेड ए लाते हैं मतलब फर्स्ट ग्रेड लाते हैं, फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, उनको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं? बताएं देखें। तो 81 से 90 है, 90 से 100 है, या 91 से 100 है? अब यहां आपके डाउट होगा, एक तो इसमें और एक इसमें, लेकिन याद रखना ये जो आंकड़े चल रहे हैं देखो, 71 से 80, फिर 81 से 90, फिर 91 से, इस तरह चलता है। तो क्या होगा? 91 से 100। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसीई प्रणाली में द्वितीय सेमेस्टिव जांच जो होती है, कौन सी जांच होती है? द्वितीय सेमेस्टिव जांच कब की जाएगी? कब की जाती है? यूं मान लीजिए सीसीई प्रणाली में द्वितीय सेमेस्टिव, जो द्वितीय सेमेस्टिव होता है उसकी जांच कब की जाती है? तो उसकी की जाती है अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। कब होती है? तो बताएं। देखिए इसका राइट उत्तर होगा मार्च। कौन सा होगा? मार्च होगा। ये प्रश्न जो चल रहे हैं ना, ये वो प्रश्न है जो आते हुए भी गलत हो जाते हैं। ये वही प्रश्न है, उनमें से ही कुछ प्रश्न है। सीसी में ऐसे किए जाएंगे, ये है। मैंने कहा ना एफए और एसए जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिवर्तन जो है वो चल रहा है। तो इसमें ऐसे किए जाएंगे, वो कितने हैं? 2। ये पहले के मैं बता दूं आपको, 129 नंबर प्रश्न और 132 नंबर, इन दो प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगले ही पेपर में मैं आपको बता दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि केवल अपने को गूगल पे देख के या इस तरह से आंसर नहीं देने, एकदम ऑथेंटिक आंसर आपको दे दूंगा। तो ये मेरी ओर से एक बार आप थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन कब प्रारंभ हुआ था? ये भी बहुत अच्छा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यांकन प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दे दिया, 1960 के बाद। 1960 के बाद। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? अब आप जानते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार में अगर लिखित आएगा तो मौखिक भी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मौखिक लिखित दोनों आएंगे तो फिर साक्षात्कार को भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि दो उत्तर तो हो नहीं सकते। तो फिर इस कंडीशन पे हमें कौन सा करना पड़ेगा? सभी। ये स्मार्टली उत्तर देने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी है? निर्णयात्मक होती है, भावात्मक होती है, विश्वसनीय होती है, या इनमें से कोई नहीं? बताएं कौन सी? मूल्यांकन हमेशा क्या कैसा होता है? विश्वसनीय होता है। आप में से अधिकतर उत्तर इसका विश्वसनीय देंगे, लेकिन याद रखना मूल्यांकन का मतलब निर्णय हो चुका है कि कौन पास है और कौन फेल है, ये चीज होती है। इसलिए क्या होता है? ये निर्णयात्मक होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया निर्णयात्मक होती है। अधिगम का प्रारंभ होता है। अधिगम का प्रारंभ किससे होता है? सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? अधिगम का प्रारंभ होता है अभिप्रेरणा से। कैसे होता है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, अधिगम की विशेषता नहीं है सतत प्रक्रिया, निश्चित जगह होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक। कौन सी एक विशेषता नहीं है? आप नोटिस करेंगे
कि सतत या नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम चलता ही रहता है, जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रचनात्मक भी है, लेकिन क्या ये एक ही जगह होता है क्या? नहीं, एक जगह नहीं होता है, निश्चित जगह होता है। ये बात गलत है, निश्चित जगह नहीं होता है। नेक्स्ट, अधिगम का सोपान नहीं है, संबंध, तत्परता, लक्ष्य, परिणाम। तो ये जो सोपान है अधिगम के, इनमें से एक सोपान अधिगम का नहीं है, और वो कौन सा नहीं है आप ये बताएं। तो बिल्कुल आपने एकदम सही जाना है, संबंध जो है वो अधिगम के सोपानों में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अधिगम के नियम किसने दिए थे? स्किनर, मैस्लो, थॉर्नडाइक या पावलोव? बताओ, देखो अधिगम के नियम जो हैं वो किसने दिए थे? तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अधिगम के नियम दिए थे स्किनर, मैस्लो, थॉर्नडाइक या पावलोव। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, और वो उत्तर कौन सा है? थॉर्नडाइक है। वो कौन सा है? थॉर्नडाइक है। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम किसे कहा है? बताएं। देखिए, वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम जो है वो किसने कहा है? कॉल आ रहा है मेरे पास में, सीजन नहीं, अभी नहीं उठाना। ओके, हाँ जी, वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम किसे कहा है? बताओ, देखें किसे कहा है। तो वो कहा है तत्परता, श्रम, परिणाम या मनोवृत्ति। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, और वो है मानसिक तैयारी का नियम, तत्परता से जो सीखा जाता है, तत्परता का नियम। नैमित्तिक अनुबंध, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ये तो एक दावे के साथ कहता हूं आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसका है? किसने दिया था, या इसका दूसरा नाम क्या है वो ही समझ लीजिए आप लोग। तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ही है क्या? तो किसने दिया था? ये स्किनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंट, ल्यूसिन, जैकलिन, ये तीनों जो हैं, इन पर प्रयोग किसने किए थे? बताओ, देखें किसने किए थे इन पर प्रयोग। लॉरेंट, ल्यूसिन, आप जानते हैं किसने चिंपैंजी पर, चिंपैंजी का नाम क्या था और किसने किया था? सुल्तान था कि नहीं था, है ना? किसने कबूतर पे किया, किसने चूहा पे किया? तो आपको ये पता होना चाहिए, इस पर किए थे प्रयोग पियाजे ने। अब देखो, जो मनोविज्ञान के ही 40 क्वेश्चन करवा रहा है वो उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, जो जीके के 40 क्वेश्चन करवा रहा है वो उन 40 की अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अपने पूरा पेपर ले रहे हैं तो अपन एक क्वेश्चन क्वेश्चन पे रुक नहीं सकते कि एक क्वेश्चन पे रुक जाएं और ऐसा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो संकेत अधिगम का उदाहरण क्या है? पावलोव, स्किनर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का, कोहलर का। संकेत अधिगम। अब आपको अगर नहीं पता चल रहा कि यार ये कौन सा है, किताब खोलिए, देखिए, उससे फायदा क्या होगा? ये तो चीज मिलेगी मिलेगी, साथ में 4 नई चीज और दिमाग में आएगी, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई जब होती है तो उससे ये किस प्रकार का एक रोग की श्रेणी में आता है? तो कौन सा? अफेजिया, 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 डिस्फे, ये प थोड़ी आएगा, डिस्फेजिया, अफेजिया, इस तरह होना चाहिए, है ना? बताओ कौन सा है? तो बिल्कुल आप एकदम सही जान रहे हो, वो क्या होता है? अफेजिया, अफेजिया बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वो एक वो डिस्क्लेक्सिया जो है ना, हमेशा रेगुलर क्वेश्चन चल रहा था। अरे ये क्या कर दिया। ठीक है, तो अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है, ठीक है, अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, वो कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, परीक्षण करके सीखना या सामूहिक विधि? बताइए। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है वो कौन सी विधि है? बताओ। देखें, याद देखिए, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, सब अधिगम की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगी सामूहिक विधि। कौन सी है? सामूहिक विधि। सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो देखो, फेसबुक तो है, ऑरकुट भी है, बात आएगी ईमेल और लिंक क्या है? लिंक्डइन। आप देखो तो अपन कौन ही, खैर, लेकिन आप ये तो जानते हो कि ईमेल सोशल नेटवर्किंग नहीं है, आप जिससे बात करना चाहते हो सिर्फ उसी कर सकते हो, है ना? यूट्यूब का प्रारंभ, आज यूट्यूब का आप इतना फायदा उठा रहे हो, जिस यूट्यूब ने हजारों घरों को मतलब एक क्या कह सकते हैं, जीवन दान दिया है एक तरह से देखा जाए, ठीक है ना? और इस यूट्यूब से न जाने कितने घरों की रोजी रोटी भी चल रही है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? अब देखो, कुछ इसका गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका सही फायदा आप लोग उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसका प्रारंभ हुआ था 2005 में, और आज ज्यादा साल नहीं, 15-17 साल हुए हैं, लेकिन इसमें कहां पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जो डेटा हेतु मार्ग प्रदान करता है,
डेटा हेतु मार्ग प्रदान करता है, उस कंपोनेंट अवयवों को जोड़ा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? डिस्क लाइंस, बस लाइंस, मेन लाइंस या सिस्टम लाइंस? जो डेटा हेतु मार्ग देता है उसे करता है, जो कि कंपोनेंट अवयवों को जोड़ता है, क्लियर है, उसे सिस्टम लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम लाइंस। मैं बताऊं, अभी आईसीटी के भी जो 5-5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उनमें से भी 1-2 प्रश्न सीईटी में पूछा है, कल वाले या परसों वाले पेपर के अंदर पूछा है, आप देख लेना भले ही। अगर जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो पता है। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो आप जानते हैं एचटीटीपी है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। एचटीटीपी तो है, पीपीपी भी है, एसएमटीपी भी है, लेकिन ये नेट बियोज इस नाम का कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। अब सपोजेड आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो आपको पता है एचटीटीपी, पीपीपी, एसएमटीपी, इनमें से तो है, तो याद सब होते हैं। और आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, और आप आंसर की भी मुझे पता है भेजेंगे, लेकिन कई लोग आलस से कह देते हैं कि अब सर आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो इसलिए हम तो आंसर की नहीं भेजेंगे। ऐसा ना सोचें, आपका ही फायदा है। आज देखा जाए तो आपको तो ये कौन सा 19 नंबर पेपर है, ठीक है, लेकिन वैसे ये हमारे हमारे दृष्टिकोण में देखा जाए तो ये 5 नंबर पेपर है। कौन सा पेपर है? 5 नंबर, जो ऑफलाइन में ये 5 नंबर वाला पेपर है, और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। अरे आप ये सोचेंगे कि सर आप मतलब रेगुलर, मैं रियल बताऊं, जब, छोड़ो मरने दो, चलते हैं आगे, ज्यादा अपने को डिमोरलाइज नहीं करना आप लोगों को। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, सर्च इंजन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से क्या है एंटीवायरस? बताओ। देखें, बिल्कुल आप एकदम सही आंसर दे रहे हैं, और आपने एकदम सही आंसर दिया है। एंटीवायरस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, बहुत बहुत अच्छी क्लास थी, उम्मीद करता हूं कुछ नया सीखने को मिला होगा, अच्छा पेपर मिला होगा, और अगला पेपर भी बहुत अच्छा पेपर तैयार किया हुआ है, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। रही बात जो मित्र कह रहा है कि सर आप रीट को छोड़ के भागूंगा नहीं, 26 को पेपर है ना, 25 तक साथ में रहूंगा, 24 तक तो कंटेंट दूंगा, 25 के दिन सिर्फ एक बढ़िया से मोटिवेशनल क्लास करेंगे, चर्चा करेंगे और लाइव करेंगे, बिल्कुल लाइव क्लास करेंगे। उसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, और घबराने नहीं दूंगा। और उस क्लास के बाद कम से कम आप प्लस प्लस 3 जो है क्वेश्चन ज्यादा ही सही करके आओगे, घबराने की जरूरत ही नहीं है। और सेट तो मेरा एक, मतलब मुझे वापस उठने का एक मेरे पास बहुत बड़ा जरिया। मैं पिछले 2 महीनों से सेट पर मेहनत कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या मेहनत की है। इस बार मैंने किसी के कहने के साथ ही स्टार्ट नहीं कर रहा हूं सेट, अब तक कर चुका होता, समझ रहे हो बात आप मेरी, अब तक मैं सेट स्टार्ट कर चुका हूं, लेकिन क्यों नहीं की? क्योंकि अक्सर मेरे साथ यही हुआ कि साथ वालों का बिल्कुल आप करो हम साथ हैं, लास्ट में साथ छोड़ देते हैं, और आपके समक्ष मेरी छवि खराब होती है। इसलिए इस बार मैं अपने बलबूते पर दोनों सब्जेक्ट के पेपर तैयार करके फिर मैदान में उतरूंगा, ताकि मुझे किसी की जरूरत न पड़े, क्योंकि मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे, कारवां बनता गया, और ये जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पे जनाजे उठा करते हैं। तो मैं ये पेपर्स जो अब की बार सेट के दूंगा, ये अपने दम पर दूंगा, किसी के भरोसे नहीं देने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन। याद रखें, रात को 9 बजे फिर पेपर आ रहा है, एक रात को 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।